नया चैप्टर स्टार्ट, जैसा कि आप सबको पता है। आज का हमारा चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने सिलेबस का, और वो चैप्टर हम बहुत अच्छे से आज कवर करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, शार्पली डेडिकेटेड टू द एग्जामिनेशन। सीधा डायरेक्ट ऐसे कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है भाई, और क्वेश्चंस भी उसी टाइप के करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रेलिवेंट। स्टार्ट करते हैं आज का रेजिडुअरी चैप्टर। इसे बोलते हैं भाई रेजिडुअरी हेड। रेजिडुअरी हेड का क्या मतलब है? जो इनकम कहीं और टैक्स नहीं होगी वो इस वाले हेड में टैक्स होगी। गवर्नमेंट आपकी किसी भी इनकम को ऐसा नहीं छोड़ेगी जहां पर टैक्स नहीं लगाएगी। टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। आप किसी भी तरह की इनकम कमा रहे हो, अगर वो पुराने 4 हेड्स में फॉल नहीं करती तो इस वाले हेड में भाई फॉल करेगी। दिस इज द रेजिडुअरी हेड, या एक ऐसा हेड जहां पर आपकी रिमाइंडर जो इनकम होगी ना, जो रिमेनिंग इनकम होगी बाकी सारे हेड में जो नहीं फॉल कर रही होगी, वो इस वाले हेड में जाके फॉल जरूर करेगी ही करेगी। तो सिंपल सा फंडामेंटल है इस वाले हेड का कि जो इनकम कहीं और आपके टैक्स नहीं हो सकती ड्यू टू वट एवर रीजन, वो इस वाले हेड में टैक्स होगी और हम यहां पर उसको में टैक्स लगाएंगे। सो दैट इज वाई दिस हेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, अगर एग्जाम स्टैंड पॉइंट की बात करूं भाई, तो जितना इंपॉर्टेंट सैलरी है, जितना इंपॉर्टेंट हाउस प्रॉपर्टी है, जितना इंपॉर्टेंट पीजीबीपी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन आप फिर भी वंस इन अ वाइल 2-3 अटेम्प्ट के बाद इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, तो हाँ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फायदा क्या है? फायदा ये है बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है। जैसा आपका पीजीबीपी पहाड़ जैसा है, कैपिटल गेन समुद्र जैसा है ना। ये एक छोटा सा तालाब जैसा है, छोटा सा, बड़ा छोटा एफर्ट करके, बड़े चुनिंदा कुछ टॉपिक्स करके हम लोग अपना पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। और अगर एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन आ गया तो आपके बल्ले बल्ले निशावा तेशावा हो जाएगी, क्योंकि इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ज्यादा स्कोरिंग भाई पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आप सबको पीडीएफ ऑलरेडी इस वाले चैप्टर का मिल गया हो। जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनका पीडीएफ ऐप के अंदर ऑलरेडी डाउनलोडेड आपको मिलेगा भाई। और चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लाइव सेशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS, द 5th हेड ऑफ इनकम। और जो 5th हेड ऑफ इनकम है, ओ हो नालायक हर्ष कह रहा है सर इसलिए अटेंड ना करें क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना इसलिए। नालायक, अगर फास्ट ट्रैक रिवीजन में मैं कोई चैप्टर ले रहा हूं, इसका इंप्लीकेशन ही ये है कि वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, औरों के कंपैरिजन में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक बैच में, मैराथन लेक्चर में, इस लाइव सेशन में आपका कोई चैप्टर हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नालायक, उफ। चलो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं IFOS में किस किस टाइप की इनकम होगी जो टैक्स होगी, किस किस टाइप की इनकम का टैक्स IFOS हेड के अंदर देना पड़ता है भाई हमें। इनकम लाइक डिविडेंड्स, भाई आपके किसी कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं, उससे आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है ना, वो आपकी सैलरी इनकम है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना आपका बिजनेस है। हाँ, अगर आप स्टॉक ब्रोकर हो तो फिर भी वो आपका बिजनेस हो सकता है, लेकिन आप अगर नॉर्मल पर्सन हो तो नहीं, आपका वो बिजनेस भी नहीं है भाई। तो डिविडेंड, या इसी पे एक और चीज होती है इंटरेस्ट। ठीक है, आपको बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, वो भी भाई और किसी हेड का इनकम नहीं बनता, तो वो कहाँ टैक्स होगा? वो यहां पर टैक्स होगा। वो इसको भी टैक्स हो, यहां पर टैक्स होगा। फिर कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम होती है तुक्के की इनकम। तुक्के की इनकम मतलब बाय लक जिस इनकम को कमाया जाता है। लॉटरी लग गई भाई आपकी 1 करोड़ रुपए की, है ना, तो बाय लक कमाया जाता है। हॉर्स रेस में आपने भाई प्राइज मनी जीता, बाय लक कमाया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग होती है ना, रमी सर्कल और 123.com, पता नहीं कैसे कैसे उल्टी सीधी वेबसाइट आजकल चल रही है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो सारी इनकम भाई हमारी गेमिंग की इनकम, कैजुअल इनकम की कैटेगरी में फॉल होगी। गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, अब जैसे मान लो हर्ष कंजानी है हमारा स्टूडेंट, है ना, वो कहे सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो और आप फीस भी इतनी कम लेते हो, सर मैं खुशी की वजह से ना आपको मैं सर एक iPhone 17 गिफ्ट कर रहा हूं, या सर और अगला मॉडल आपको गिफ्ट कर रहा हूं। ऐसे मान लो आपको कोई गिफ्ट मिलता है ना, गवर्नमेंट इसको भी नहीं बख्शती। गवर्नमेंट किसी इनकम को नहीं बख्शेगी आपकी। आपको फ्री में कोई गिफ्ट भी मिल रहा है तो भी गवर्नमेंट उसे नहीं बख्शेगी। तो गिफ्ट की अगर आपकी इनकम होगी तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो गिफ्ट की इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। फॉरफीचर ऑफ एडवांस, ठीक है, एडवांस का फॉरफीचर ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको कैपिटल एसेट खरीदते हुए कोई एडवांस मिला, कैपिटल गेन में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कोई कैपिटल एसेट आप खरीद रहे थे या फिर आप अपनी कैपिटल एसेट को बेच रहे थे, उसके लिए आपको कुछ एडवांस मिला, फिर डील नहीं फाइनल हो पाई तो आपने वो
फोरफीट कर लिया, जो आपने कैपिटल एडवांस रिसीव हुआ था आपका वो आपने फोरफीट कर लिया, आपने वापस नहीं दिया, तो फिर हमारा फोरफीचर ऑफ एडवांस की कैटेगरी में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पे भाई इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है, एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट ये हेड है। सबलेटिंग क्या होती है? आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी किराए पे ली है ना, और आपने किराए पे देके आप खुद नहीं रहे, आपने किसी और को सबलेट कर दी। अब एक तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि भाई आपके जो अग्रीमेंट है ना हाउस प्रॉपर्टी का, उसके अंदर सबलेटिंग अलाउड होनी चाहिए। आपको आपके लैंडलॉर्ड ने अलाउ किया हो कि हाँ आप सबलेटिंग कर सकते हो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट वो है। चलो वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि हाँ सबलेटिंग अलाउड है। अगर आपने सबलेटिंग करी, अगर आपने उस घर में आप खुद नहीं रहे और आपने किसी और को वो घर किराए पे दे दिया, तो उसे बोलते हैं सबलेटिंग ऑफ इनकम। अब सर एक बात बताइए, वो इनकम तो सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्स होना चाहिए? नहीं भाई नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्स करने के लिए एसेंशियल कंडीशन ये है कि आपकी वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी होनी चाहिए, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक होने चाहिए, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। अगर आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो तो फिर भाई वो प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आती। तो ये वाली इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में आएगी। हर्ष कह रहा है ऑलरेडी आपके पास 16 है नालायक, ये तुम्हें 16 दिखता है? ये देखो, ये तुम्हें 16, एक कैमरे वाला कौन सा 16 है? एक कैमरा है इसके अंदर, ये तो पता है कौन सा 11 10 जो पुराने पुराने जमाने में आते थे वो है ये, नालायक। चलो अब ऐसे ही कुछ और हमारे भाई इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और ये जो आपको लिस्ट आपके पीडीएफ में है, आपको ये पूरी लिस्ट प्रॉपर्ली रीड करनी है, ठीक है? ये लिस्ट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस वाली लिस्ट में कई ऐसी इनकम है जो आपको याद रखनी है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आती है, क्योंकि एग्जाम में इस लिस्ट में से भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये लिस्ट पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, इसके आगे लिख भी लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है और इस लिस्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को सबलेट करने की इनकम, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट से मिले, कंपनी डिपॉजिट से मिले उसकी इनकम, रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला 10th नंबर का इनकम है आपका। भाई पेपर चेक करने की इनकम मिलती है, पेपर चेक करने की। जैसे भाई मुझे अगर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बुलाए और कहे कि आप हमारे बिहाफ पे जरा पेपर चेक करो हम बच्चों का, और हम आपको हर पेपर का कुछ भाई रेम्यूनरेशन देंगे, 10 रुपए या 20 रुपए देंगे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो मुझे पेपर चेक करने की फीस दे रहा है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। अब ध्यान रखने वाली बात ये कि जो रेम्यूनरेशन है वो आपके एम्प्लॉयर से नहीं मिलनी चाहिए, मतलब आप जहां काम करते हो वही अगर आपको पेपर चेक करने के पैसे दे रहा है तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कई बार स्कूल टीचर्स होते हैं और वो अपने ही स्कूल के एग्जाम के भाई पेपर चेक करते हैं और उनको भाई एक पेपर चेक करने की फीस मिलती है, तो वो जो अपने ही एग्जामिनर अपने ही स्कूल के बच्चों के पेपर चेक करते हैं ना, उनको जो फीस मिलती है वो सैलरी की इनकम में जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया वहां पर, है ना। यहाँ मेरा और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। तो आपका फीस चेकिंग जो पेपर चेकिंग का आपका जो इनकम होता है ना, वो अगर आपके एम्प्लॉयर नहीं है तो ही अदर सोर्सेज की कैटेगरी में आता है, अदरवाइज सैलरी की कैटेगरी में आता है। रेंट फ्रॉम अ वेकेंट लैंड, भाई शादियां होती हैं, शादियों पे बहुत बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, बहुत बड़े बड़े भाई मंडप लगाए जाते हैं, और लैंड शादी के लिए किराए पे दिया जाता है, लैंड रेंट पे दिया जाता है बहुत बड़े बड़े भाई फंक्शंस के लिए, है ना। तो जो लैंड वेकेंट लैंड जो किराए पे दिया जाता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में टैक्स होता है। क्यों सर क्यों? यहां हाउस प्रॉपर्टी क्यों नहीं? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना। ये रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में मैं क्यों नहीं टैक्स करूं? जरा चैट बॉक्स में तुम लिख के बताना इस वाली बात को। सिर्फ एक स्टूडेंट का सही जवाब आया और वो स्टूडेंट है रेखा विद्या। वेरी गुड रेखा विद्या। रेखा विद्या ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर वेकेंट लैंड के केस में आईएफओएस क्यों नहीं आता, वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि बिल्डिंग अटैच नहीं है। जब तक बिल्डिंग अटैच नहीं होगी किसी वेकेंट लैंड के साथ तब तक वो हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में टैक्स होने के लिए बिल्डिंग अटैच होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नालायक हर्ष कह रहा है सर आपकी तो एनजीओ है ना, तो फिर आईफोन भी कैसे आया? हाँ तुम्हें मैं अभी बताता हूँ आईफोन कैसे। अरे ऐसे ही तो किसी स्टूडेंट ने तो गिफ्ट किया, जैसे तुम जैसा कोई अच्छा सा प्यारा सा स्टूडेंट जिसने गिफ्ट किया। अब तुम भी तो कितने प्यारे हो, जरा आईफोन 17 भी फिर गिफ्ट कर देना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैं टैक्स करवा दूंगा उसको। नालायक आंसर देने में कोई जवाब कोई वो नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है, फालतू की बात करा लो।
तो जरा क्लैपिंग कर दो रेखा विद्या के लिए। रेखा विद्या का आंसर बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल परफेक्ट सही। वेरी गुड रेखा विद्या, बहुत अच्छे। और किसने जवाब दिया? बिकॉज इट अप्लाइज ओनली व्हेन बिल्डिंग एंड, अवीशा सुमन ने भी सही आंसर दे दिया। वेरी गुड अवीशा। सोनम खान ने भी सही आंसर दे दिया। अटैच टू बिल्डिंग चाहिए तो हाउस प्रॉपर्टी में होता है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। परफेक्ट। तो अगर वेकेंट लैंड है जो रेंट पे दिया जा रहा है तो भाई उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में वो टैक्स होगा। हाउस प्रॉपर्टी के टैक्स में, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में वो टैक्स नहीं होगा। सो रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड इज आल्सो टैक्स्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस कमीशन, भाई आप एजेंट हो, इंश्योरेंस एजेंट हो, और वो इंश्योरेंस एजेंट आप इंश्योरेंस एजेंट बन के आप इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल करते हो और उससे कमीशन अर्न करते हो। तो जो कमीशन आपने अर्न करी है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में टैक्स होगा। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, तो भाई कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहां की इनकम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि आपको मनी कहां से मिला, ठीक है, तो वो आपका कहां टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट आपके इनकम को पकड़ती है कि हाँ ये इनकम है जो इस पर्सन की इसने डिस्क्लोज नहीं करी थी। फिर गवर्नमेंट आपसे पूछती है बताओ ये इनकम आपको कहां से मिली, आप कहते हो मुझे नहीं पता, आप डिस्क्लोज ही नहीं करते कोई हेड, तो आपका जो हेड होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बाय डिफॉल्ट ले लिया जाता है। सर ऐसे केस में क्या पेनल्टी भी लगती है, क्या इंटरेस्ट भी लगता है? बिल्कुल भाई बिल्कुल। अगर तुम ये बोलोगे कि सर ये मेरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम मतलब मुझे नहीं पता किस कहां से ये इनकम आई है, मुझे ये बात नहीं पता, अगर तुम ये बात गवर्नमेंट को बोलोगे गवर्नमेंट पेनल्टी भी लगाएगी, इंटरेस्ट भी लगाएगी। बस यहां पर ये है किस हेड में क्वालिफाई होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्वालिफाई होगा। इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन, अगर आप प्राइवेट ट्यूशन लेते हो भाई उसकी इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में आती है। प्राइवेट ट्यूशन मतलब घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाना। अगर आपने घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाना का भाई काम किया है तो फिर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो टैक्स होगी। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक हेड है जो बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। भाई इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है आपको, ठीक है, आपका टीडीएस एक्सेस कट गया जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स का रिफंड एलिजिबल हो गया, आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है, तो उस पर जो इंटरेस्ट इनकम होती है, जो उस पर इंटरेस्ट का भाई आपका इनकम होता है, वो वाला इंटरेस्ट का इनकम भी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। सर एक बात बताइए, इनकम टैक्स रिफंड मिला, क्या ये खुद में इनकम नहीं है? नहीं भाई नहीं, इनकम टैक्स का रिफंड मिलना अपने आप में इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने भारत सरकार को ज्यादा इनकम टैक्स दे दिया और ज्यादा में से थोड़ा सा गवर्नमेंट आपको रिफंड कर रही है, तो ये आपकी इनकम थोड़ी हुई, ये तो आप ही का पैसा था जो आपने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट आपको वापस कर रही है, तो इनकम टैक्स रिफंड अपने आप में कोई इनकम नहीं है। हाँ, उस पे जो ब्याज अर्न कर रहे हो आप, जो उस पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, वो आपकी अपनी इनकम है। सो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम, हाउएवर इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम। जो इनकम टैक्स का अपना रिफंड मिल रहा है वो भाई इनकम नहीं है। ये बात बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से ये बात आपको भाई अपने जहन में रखनी है। सो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड is income from other sources. Then family pension received by family members of the deceased employee. एम्प्लॉय की जब डेथ हो जाती है तो उसके जो भाई फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हें पेंशन मिलती है, ठीक है, ये पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, पहले चलती थी, गवर्नमेंट देती थी, अब गवर्नमेंट ने देना बंद कर दिया। तो जो फैमिली को फैमिली पेंशन मिलती है, क्योंकि फैमिली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है भाई, तो ये सैलरी की इनकम में टैक्स नहीं होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। सो जो फैमिली पेंशन फैमिली मेंबर्स को मिलती है अदर सोर्सेज में टैक्स होती है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो डिविडेंड मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होता है। हालांकि ये टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, क्या इसमें आगे जाके कोई डिडक्शन मिलेगी, वो हम भाई अपने एग्जेम्पशंस के और डिडक्शंस के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, लेकिन एक्चुअली इसमें टैक्स लगेगा नहीं लगेगा आगे देखने वाली बात है। डायरेक्टर्स सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, तो डायरेक्टर्स को दो तरह की इनकम मिलती है, एक तो उनको अपनी रेगुलर सैलरी मिलती है जो वो सैलरी अर्न करते हैं अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो, दूसरा उन्हें सिटिंग फीस मिलती है, मतलब बोर्ड ऑफ मीटिंग अटेंड करने के लिए उनको एक फीस मिलती है, वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए जो उन्हें फीस मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। जो उनको रेगुलर सैलरी मिलती है वो सैलरी के हेड में टैक्स होती है। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, तो अगर आपका भाई बिजनेस है ओनिंग एंड मेंटेनिंग, आप क्या करते हो? आप रेस हॉर्स करते हो, आप भाई घुड़सवारी जो दौड़ होती है उनकी प्रतियोगिता आप ऑर्गेनाइज करते हो, तो इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, आप रेस हॉर्स का भाई प्रतियोगिता करते हो, वहां पर आप क्या करते हो? आप बहुत सारे आपने भाई मेंटेन करे हुए हॉर्सेज और इनकी आप रेस कराते हो,
तो आइडियली आपका बिजनेस है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है इस बिजनेस को भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह टैक्स करो, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है भाई, ये बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है। इट्स जस्ट लाइक गैम्बलिंग, जैसे गैम्बलिंग होता है ना, ये गैम्बलिंग की तरह है। तो इस वाली इनकम को भाई गवर्नमेंट ने कहा रखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में रखा है। स्टाइपेंड टू द ट्रेनी, तो आप जब आर्टिकलशिप करोगे, आप अभी जैसे ग्रुप 1 क्लियर करोगे, उसके बाद ग्रुप 2 क्लियर करोगे ना, आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर, किसी सीएमए फर्म के अंडर, है ना। तो वो जो आर्टिकलशिप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, दैट इज नॉट नोन एज सैलरी, दैट इज नोन एज स्टाइपेंड। जो ट्रेनीज होते हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है, वो जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, इट विल बी टैक्स्ड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड देन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द पेमेंट ऑफ लम सम अमाउंट। तो अगर कोई भाई इंटरेस्ट का इनकम होता है, एम्प्लॉई ने पैसा डाला अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, आपको पता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं होता, अप्रूव नहीं होता, तो एक तरह से ये पैसा एम्प्लॉयर अपनी जेब में ही रख रहा है, ठीक है। सो एम्प्लॉय ने पैसा कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने वो पैसा अपनी जेब में रखा और उसमें से कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, और वो इंटरेस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देने के बजाय अपनी जेब में ही रख रहा है, ठीक है। सो वो इंटरेस्ट जो होगा वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगा। तो ये लिस्ट आपको रीड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में जाती है। ये इनकम की लिस्ट आपको पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइमरली ये है भाई प्राइमरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के डिफरेंट हेड्स, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किन किन हेड्स में होगा। अच्छा, हमने क्या शुरू से पढ़ा भाई, हम हर हेड में क्या सीखेंगे, एक तो कौन सी इनकम टैक्स होगी ये देखेंगे, फिर क्या क्या डिडक्शन मिलेगी, खर्चे क्या क्या अलाउ होंगे हम वो देखेंगे, ठीक है, टू बी डिस्कस विद स्पेसिफिक इनकम। फिर कौन सी डिसअलाउंस है, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो अलाउ नहीं होंगे, हम वो भी देखेंगे। तो यहां वो लिस्ट दी हुई है, जो खर्चे अलाउ नहीं होंगे वो कौन कौन से हैं, ये हैं वो सारे खर्चे जो अलाउ नहीं होंगे। तो ये हैं वो खर्चे जो अलाउ होंगे, अलाउ होने का मतलब आपकी इनकम में से माइनस करके नेट अमाउंट पे आपसे टैक्स लिया जाएगा। और ये वो खर्चे हैं जिनको अलाउ हम नहीं करेंगे, मतलब इस वाले खर्चों को हम माइनस नहीं करेंगे व्हाइल कंप्यूटिंग योर इनकम, इनको हम माइनस नहीं करेंगे। अगर ये माइनस हुए भी होंगे तो हम इन्हें ऐड बैक कर देंगे आपकी इनकम में। ये है डिसअलाउंस और ये है अलाउंस, ठीक है। तो ये है ब्रीफ स्नैपशॉट ऑफ द एंटायर चैप्टर का पूरा ब्रीफ स्नैपशॉट यहां पर मैंने आपको दिया, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। इफ देयर इज नो बिल्डिंग जस्ट फिगर, यस इनकम, मनीष कह रहे हैं इनकम फ्रॉम ड्रग्स इलीगल है इंडिया में, आपको भाई पकड़ लिया जाएगा। हाँ चलो, अगर इलीगल है भी तो भी भाई इनकम टैक्स एक्ट को इससे कोई मतलब नहीं है आपकी इनकम इलीगल है या लीगल है। इनकम टैक्स एक्ट आपसे टैक्स लेगा ही लेगा। तो ऑब्वियसली बात है, आप गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं करोगे कि ये वाली इनकम आपकी ड्रग्स के सेल करने से हुई थी, आप इसे अनडिस्क्लोज इनकम की तरह टैक्स करवाओगे और आप इसको बोल दोगे कि ये इनकम भाई हमारी अनडिस्क्लोज इनकम की और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाएगी। अगर सर डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव हुए तो भी अंकिता, अगर डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव भी हैं तो भी अगर उनकी सिटिंग फीस आप पे कर रहे हो बोर्ड मीटिंग की, तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्स होगी। अवीशा, दैट इज इनकम फ्रॉम, अच्छा चलो ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो चलो अब ब्रीफ स्नैपशॉट देखने के बाद कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने पूरे के पूरे चैप्टर में, हमने वो ब्रीफ स्नैपशॉट देख लिया। आओ अब सबसे पहले टाइप की इनकम हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टाइप की इनकम है भाई कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है? कैजुअल इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपके लक पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ये वाली इनकम आपकी भाई अर्न होगी, नहीं अच्छा हुआ तो इनकम अर्न नहीं होगी। मतलब इस वाली इनकम को अर्न करने के लिए भाई कोई स्किल, बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा इसको अर्न करने के लिए कोई आपका नॉलेज, आपने कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करी हो, है ना, आपने सीएमए की डिग्री लियो, सीए की डिग्री लियो, और आपने इंजीनियर की डिग्री लियो और डॉक्टर की डिग्री लियो, बहुत पढ़ाई करी हो खूब सारी, ऐसा कुछ नहीं होता। इस वाली इनकम को अर्न करने के लिए इस इनकम को बोला जाता है कैजुअल इनकम। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है भाई जब आप कैजुअल इनकम अर्न करते हो तो भाई आप पे हम टैक्स रेट जो लगाते हैं वो भी थोड़ा सा ज्यादा लगाते हैं। और सबसे दुखद बात यह है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि कैजुअल इनकम में से कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होते। कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया उसको हम माइनस करने की परमिशन नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। सो मनीष कह रहा है सो इट शुड बी अनयूजुअल इनकम। मनीष ने नाम ही चेंज कर दिया, कह रहा है अनयूजुअल इनकम। आपकी तरह कोई फ्री में आईफोन देके जाए ये भी कैश नालायक, वो गिफ्ट की कैटेगरी में आता है, कैजुअल इनकम की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। सो कैजुअल इनकम के एग्जांपल्स क्या हैं भाई? कैजुअल इनकम के एग्जांपल्स हैं लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल्स, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति, रेसेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, जुआ करते हो आप, आपने देखे होंगे ना बड़े बड़े कसिनोज होते हैं,
आप में से कौन कौन गोवा गया हुआ है बताओ। गोवा में जो वो बाहर शिप्स लगी होती हैं, जो शोर से आगे शिप्स लगी होती हैं, जिन शिप पे जाने के लिए छोटी सी बोट में जाना होता है, आप में से कौन कौन स्टूडेंट गया हुआ है गोवा, बताओ जरा। वहां पर गैम्बलिंग होती है, बेटिंग होती है, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, है ना, उन शिप्स के अंदर वो गैम्बलिंग और बेटिंग होती है। आपने टीवी में भी देखा होगा, एक ऐसे वो चक्री होती है, जूम करके चक्री घुमाते हैं, उसमें एक व्हाइट कलर की बॉल होती है जो ट्र 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 करके घूमती है, फिर वो किसी नंबर पे आके रुकती है, जिसने उस नंबर पे बेट लगाता है उसके पैसे डबल हो जाते हैं। तो ये गैम्बलिंग और बेटिंग का भाई तरीका होता है, ठीक है। सो गैम्बलिंग, बेटिंग, तो ये बहुत अच्छा भाई इनकम का सोर्स, जो ये वाला जो इनकम का सोर्स है, ये कैजुअल इनकम की कैटेगरी में आता है, ठीक है सर। हम किधर सर, आपकी बिजनेस होगी नालायक, हमने भी करी। देखो नालायक रोहित शर्मा कह रहे हैं सर बैटिंग तो हमने भी करी है। नालायक, ये गलत चीज होती है, ये नहीं करनी चाहिए। यस अवीशा, तो सेटिंग फीस तभी तो टैक्स होती है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, और जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनका और कंपनी का जो रिलेशनशिप होता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं होता। सर आप भी केबीसी रखो स्पॉन्सर बाय निखिल गुप्ता। मैं हर संडे रखता हूं केबीसी स्पॉन्सर बाय निखिल गुप्ता। ये जो तुम लोगों का टेस्ट होता है डीटी आईडीटी का, जिसमें अभी लास्ट टेस्ट में हर्ष कंजानी ने बहुत बहुत बुरा परफॉर्म किया है, तो वो केबीसी बाय निखिल गुप्ता ही तो है। उसमें परफॉर्म अच्छे करो तो बात आए। चलो, तो डिडक्शंस इन वाले इनकम में होते हैं 0, तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली कि इस वाली कैजुअल इनकम में से कुछ इनकम को एक्सक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ अ जॉकी। अब देखना, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हॉर्स रेसेस होते हैं ना, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं हॉर्स रेसेस का, उनकी इनकम कैजुअल इनकम की कैटेगरी में आती है। लेकिन ये जॉकी कौन होते हैं? जॉकी, जॉकी होते हैं जो घुड़सवार होते हैं, जो उन घोड़ों पे बैठे हैं, घुड़सवार, ठीक है। जो घुड़सवार की इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आती, वो कैजुअल इनकम में नहीं आती। जो बिजनेस, जो हॉर्स रेस ऑर्गेनाइज करने का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी इनकम कैजुअल इनकम में आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। लेकिन ये जो जॉकी होते हैं ना, जॉकी जो हॉर्स राइडर्स होते हैं, इनकी इनकम कैजुअल इनकम में नहीं आती। इनकी इनकम भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आती। ये तो एम्प्लॉइज होते हैं उन वाले कंपनीज के। तो ये बात ध्यान रखने वाली कि कैजुअल इनकम एक्सक्लूड्स इनकम ऑफ जॉकी। जॉकी घुड़सवार, घुड़सवार की इनकम कैजुअल इनकम की कैटेगरी में नहीं आती। दूसरा, विनिंग फ्रॉम मोटर कार रैली। तो मोटर कार रैली होती है भाई, उदयपुर एक ऐसी सिटी है, आप में से कौन उदयपुर से हैं? उदयपुर एक ऐसी सिटी है जहां पर विंटेज कार की रैली होती है। तो जो विंटेज कार की रैली होती है, वो विंटेज कार की रैली भाई निकलती है, जहां पर साल में एक बार सब अपनी विंटेज गाड़ियां निकालते हैं, पुरानी पुरानी 100 200 साल पुरानी गाड़ियां उनके पास, वो निकालते हैं रोड पे और पूरी रैली करते हैं। उसमें से जिसकी गाड़ी बेस्ट होती है उसको प्राइज दिया जाता है। तो वो भी कैजुअल इनकम की कैटेगरी में नहीं आएगा। विनिंग फ्रॉम मोटर कार रैली कैजुअल इनकम नहीं है। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कैजुअल इनकम नहीं है। लॉटरी हेल्ड इन स्टॉक एंड ट्रेड, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मान लो भाई कोई दुकानदार है जो लॉटरी बेचने का काम करता है, ठीक है। कोई दुकानदार है जो लॉटरी बेचने का काम करता है और वो लॉटरी बेचता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से लॉटरी खरीदता है और आगे लॉटरी बेचता है, इसलिए बोलते हैं एजेंट्स बोलते हैं। और ये स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर होते हैं, ऑथराइज होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं। अब दिन के एंड तक जितनी लॉटरी बिकी, बाकी सारी लॉटरी उसका स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, है ना। और बाय चांस जो उस दुकानदार का स्टॉक एंड ट्रेड था, जो लॉटरी नहीं बिकी, उन्हीं में से एक लॉटरी निकल गई और दुकानदार की हो गई बल्ले बल्ले निशावते शाव। डांस कर रहा है वो, स्टॉक एंड ट्रेड में लॉटरी रखी थी, लॉटरी निकल गई। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि किसी एजेंट, जो लॉटरी के एजेंट हैं, उनकी लॉटरी निकल गई अपने स्टॉक एंड ट्रेड से, तो भाई वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। ऑब्वियसली वो आएगा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। वो पीजीबीपी की इनकम होगी, क्योंकि लॉटरी हेल्ड इन स्टॉक एंड ट्रेड इज बिजनेस ऑफ द लॉटरी एजेंट। ये लॉटरी एजेंट का बिजनेस है, इस वजह से स्टॉक एंड ट्रेड में जो लॉटरी है भाई, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ना आके पीजीबीपी की इनकम बनेगी। सो लॉटरी हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड, जो लॉटरी स्टॉक एंड ट्रेड की तरह होल्ड होती है, वो भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विच मींस कैजुअल इनकम की कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ऑब्वियस भी है भाई। जो बिजनेस की आपकी इनकम है वो बिजनेस की इनकम है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो है नहीं भाई, ये तो बिजनेस की इनकम है आपकी। सो दिस इज लॉटरी हेल्ड इन स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड पे जो आपकी लॉटरी हेल्ड होती है। डिडक्शन इस पे होता है 0, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। टैक्स रेट लगेगा फ्लैट 30%। सर एक बात बता दो, अगर मैं इंडिविजुअल हूं जैसे कि आप, और अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में, 1 करोड़ रुपए जीत के आ गए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए आप जीत के आ गए, कौन बनेगा करोड़पति में, तो सर 1 करोड़ का डायरेक्ट 30% लगेगा।
क्या वो स्लैब रेट आप पे नहीं लगेंगे? स्लैब रेट याद है हमने पढ़े थे चैप्टर 1 में, 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से भाई 10 लाख, फिर 10 लाख से ऊपर, ये हमने स्लैब रेट। सर स्लैब रेट नहीं लगेंगे? नहीं भाई नहीं, अगर आपकी कैजुअल इनकम है तो कोई स्लैब रेट आप पे नहीं लगेंगे, तो डायरेक्टली आप पे 30% का टैक्स लगेगा। आपका जो टैक्स होगा वो 30% डायरेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखना भाई। अगर आपका जो इनकम है वो कैजुअल इनकम है तो आप पे स्लैब रेट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर आपसे डायरेक्ट 30% की इनकम अपने पास ले लेंगी। हाँ जी हाँ भाई, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बिल्कुल 30% डायरेक्टली कौन लेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेगा। 30 लाख इज टू बी गिवन टू स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, सो दैट इज हाउ द टैक्स रेट इज डिटरमाइंड। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाई स्टेप है यहां पर। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप कैजुअल इनकम अर्न कर रहे हो तो हम आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 नहीं देंगे। 80C में डिडक्शंस होती हैं भाई बहुत सारी, ठीक है। 80C, CCD, CCE, मैं आगे के चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस का क्या मतलब? गवर्नमेंट कहती है आप फलानी जगह इन्वेस्टमेंट करो तो हम आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शंस अलाउ नहीं होती कैजुअल इनकम के केस में, नो डिडक्शंस आर अलाउड, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट ये कहता है कई बार एग्जामिनर आपके साथ शाणपति खेलेगा। कैसे सर शाणपति कैसे खेलेगा? एग्जामिनर आपको बोलेगा कि आप गए कौन बनेगा करोड़पति में, और आपने जो इनकम अर्न करी वो इनकम अर्न करी 70 करोड़ रुपए। आपने जो इनकम अर्न करी 70 लाख रुपए। आपने जो इनकम अर्न करी वो करी 70 लाख रुपए, ठीक है। आपको ऐसा फिगर दिया जाएगा। आपने इनकम कितनी अर्न करी, आप कौन बनेगा करोड़पति में गए और आपने इनकम अर्न करी 70 लाख रुपए। और क्वेश्चन आपको कहेगा भाई ये नेट ऑफ टीडीएस है, टीडीएस काटने के बाद जो आपके हाथ में इनकम आई है ना, ये वो है, ठीक है। तो ये एक कॉमन सेंस है, ये एक भाई जनरल आपकी लॉजिक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीडीएस काट के अगर आपको इनकम देती है तो आपकी जो एक्चुअल इनकम है वो है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो आपको हमेशा ग्रॉसिंग अप कर लेना है। जब भी आपको क्वेश्चन कहेगा कि नेट ऑफ टैक्स ये वाली इनकम बनती है, आपको हमेशा ग्रॉसिंग अप कर, क्योंकि एक्चुअली में आपने कितना जीता? एक्चुअली में आपने 1 करोड़ रुपए जीता है और 30 लाख रुपए गवर्नमेंट टैक्स कितना टीडीएस काट लिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो टीडीएस को ग्रॉस अप करो पहले और ग्रॉस अप करके इनकम लिखो, आपकी इनकम बनेगी 1 करोड़ रुपए। फिर उस पर टैक्स कंप्यूट करो और फिर जब टैक्स कंप्यूट हो जाए तो गवर्नमेंट को बोलो आप टैक्स ऑलरेडी ले चुके हो, टैक्स पेबल आ जाएगा निल, क्योंकि टैक्स ऑलरेडी कट चुका है। कौन ने? करोड़पति वालों ने काट लिया, श्रीमता बच्चन ने टैक्स आपको ऑलरेडी काट लिया है और नेट करके आपको इनकम दी है। तो आपको दोबारा टैक्स नहीं पे करना, ना दोबारा नहीं टैक्स पे करना, लेकिन गवर्नमेंट को दिखाना है मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, उसका टैक्स बनता है 30 लाख रुपए, मैं ऑलरेडी दे चुका हूं टीडीएस की तरह, कौन मेरा करोड़पति ने काट लिया तो मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉसिंग, दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉसिंग। नालायक रोहित शर्मा कह रहा है सर जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख थोड़ी है, वो तो 3 लाख है, 3 लाख से 7 लाख है, 7 लाख से 10 लाख है। नालायक रोहित शर्मा, ये जो तुम स्लैब रेट बता रहे हो ये डिफॉल्ट टैक्स रेजीम के स्लैब रेट हैं जो हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे। जो अभी हमने टैक्स स्लैब रेट पढ़े हैं वो ओल्ड टैक्स रेजीम के पढ़े हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। और मैं बार बार ये बात तुमको समझाता हूं, दोनों स्लैब रेट ओल्ड टैक्स रेजीम और डिफॉल्ट या न्यू टैक्स रेजीम दोनों आपके सिलेबस में एप्लीकेबल हैं और चैप्टर नंबर 15 में हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक पढ़ाया है, दूसरा मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 15 में, दोनों का कंपैरिजन करेंगे और दोनों के क्वेश्चन किस तरह आते हैं वो हम समझेंगे चैप्टर नंबर 15 में। तो ये जो है ये वाला स्लैब रेट जो तुम बता रहे हो स्लैब रेट न्यू टैक्स रेजीम या डिफॉल्ट टैक्स रेजीम का है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। एनुअल स्टेटमेंट में आएगा, बिल्कुल टीडीएस डायरेक्टर के एनुअल स्टेटमेंट में आएगा। एनुअल स्टेटमेंट में लिखा होगा कि हाँ 1 करोड़ रुपए पे 30 लाख रुपए का डिडक्शन हुआ है, ये चीज वहां पक्का से लिखी होगी, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो ग्रॉसिंग अप वाला मेथड भी हमने कर लिया। आओ चलो अगली इनकम पे चलते हैं। हमारी अगली इंपॉर्टेंट इनकम है फैमिली पेंशन, ठीक है। अगली जो हमारी इनकम है वो है फैमिली पेंशन, जो फैमिली को मिलती है उस पर्सन के जिस पर्सन की जॉब में रहते रहते डेथ हो गई। अब देखो कई बार होता है अनफॉर्चुनेट कुछ इवेंट हो जाता है। अनफॉर्चुनेट इवेंट का मतलब भाई आप क्या कर रहे हो, आप अपना जॉब कर रहे हो, ठीक है, और जब आप जॉब में हो तभी आपकी डेथ हो जाती है, वाइल इन ड्यूटी, जब आप ड्यूटी पे थे तभी आपकी डेथ हो जाती है।
तो आपकी जो पेंशन एलिजिबल होती है ना, वो या तो आपकी वाइफ को मिलती है या आपके बच्चों को मिलती है, लीगल हेयर्स को मिलती है, किसी को भी मिल जाती है। इसे बोलते हैं फैमिली पेंशन। जब पेंशन एम्प्लॉय को देने के बजाय हम किसको देते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स को देते हैं, उसे बोलते हैं फैमिली पेंशन। अब देखो आइडियली ये वाली जो इनकम है ये सैलरी के हेड में आनी चाहिए थी, कि पेंशन, याद है पेंशन हमने पढ़ाई सैलरी में था, तो आइडियली ये पेंशन सैलरी के ही हेड में आनी चाहिए थी, सैलरी के तरह टैक्स होनी चाहिए थी, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है पेंशन के केस में। लेकिन यहां पर ना आप जो पेंशन दे रहे हो एम्प्लॉय के फैमिली को दे रहे हो, एम्प्लॉय को नहीं दे रहे, तो इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आपका फैमिली के साथ नहीं है, तो इसलिए सैलरी के हेड में टैक्स होने के बजाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में ये इनकम टैक्स होती है। दिस इनकम इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द फैमिली, देयरफॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज द रेलेवेंट हेड। इसे बोलते हैं फैमिली पेंशन। ठीक है, सो पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज, डिसीज के फैमिली मेंबर को जो पेमेंट होती है उसे बोलते हैं फैमिली पेंशन। डिडक्शन, इसमें से खर्चे कौन से अलाउ होते हैं एज अ डिडक्शन? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा ना वो अलाउ होगा एज अ डिडक्शन। 1/3 ऑफ द पेंशन, पेंशन का 1/3 अमाउंट, ठीक है, जो भी पेंशन मिली उसका 1/3 आप डिडक्ट कर लो, एग्जाम्पशन है, डिडक्शन है, आप डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ₹15,000, ठीक है, 1/3 ऑफ द पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लोअर आपका डिडक्शन की तरह अलाउ होगा इन केस ऑफ पेंशन। अच्छा, अब एक खास बात यहां नोट करने वाली, अगर आप न्यू टैक्स रेजीम, या एक और नाम है इसका डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, अगर आप उसमें टैक्स दे रहे हो सेक्शन 115BAC, तो आपकी जो डिडक्शन है वो मिनिमम डिडक्शन 15,000 से बढ़कर 25,000 लॉ में कर दी गई है। ये आपको बेनिफिट दिया है अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजीम में टैक्स देते हो तो डिफॉल्ट टैक्स रेजीम में टैक्स देने का ये एक एडिशनल बेनिफिट है। सर देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप हम पर रैगिंग का नाम लगा रहे हो। क्या क्वेश्चन आ गया भाई? अच्छा, नालायक प्रसाद विवेकानंद कह रहा है सर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रसाद, एक तो तुम लेट ज्वाइन करते हो है ना, ऊपर से तुम बेसिक भी नहीं समझते जो हमारा कॉन्सेप्ट है, नालायक। प्रियांक पटेल कह रहा है सर आप कब दोगे हमें गिफ्ट? प्रियांक पटेल, मैं तुम्हें गिफ्ट तब दूंगा जब तुम सीएम में इंटर में रैंक ला के दिखाओगे। ठीक है, तुम रैंक ले आओ सीएम में इंटर में, तब मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा 14 प्रो मैक्स। दलप्रीत, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे आज, कुछ भी आंसर्स नहीं दे रही तुम, क्यों नहीं दे रही पता नहीं, शांत हो तुम एकदम। लीगल हेयर, यस, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट याद रखना भाई, 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो डिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएगा। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भाई अपना पेमेंट कर रहे हो, अपना फॉल करते हो, तो आपका जो मिनिमम डिडक्शन है वो 15,000 रुपए से इंक्रीज होके 25,000 रुपए हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, वो भाई बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू विडो और लीगल हेयर ऑफ द एम्प्लॉय हु डाइज व्हाइल इन सर्विस इज नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर कोई भी भाई एक्स ग्रेशिया पेमेंट होती है जो विडो को, लीगल हेयर को, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वाला रूल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर कोई भी एक्स ग्रेशिया पेमेंट विडो को या लीगल हेयर को मिलती है वो टैक्सेबल नहीं होती, उस पर 0 टैक्स लगता है, ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। रोहित शर्मा कह रहा है सर जी यहाँ अमेंडमेंट समझ नहीं आ रही और आप रैंक की बात कर रहे, नालायक। सर लेक्चर, अब मुझे तुम कुछ कहना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ कहना चाह रहे हो क्या मुझे, हैं? बताना जरा, तुम्हारे दिल में कुछ बात है, तुम ओपनली बोलो वो बात मेरे से, ठीक है, ओपनली बोलो। देखो ऐसे चुप चुप मत रहा करो, तुम चुप रहते हो ना मुझे अच्छा सा नहीं लगता। तो अगर कोई मन में कोई बात है तो बताओ, ओपनली बताओ, खुल के बताओ, घबराते क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ मुझसे बोलना चाह रहे हो और बोल नहीं पा रहे, हेजिटेट कर रहे हो बोलने में, ऐसा कुछ लग रहा है। क्यों हेजिटेट कर रहे हो? बोल दो ना क्या बोलना चाहते हो। भाई तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या? मुझसे कुछ कहना है? रोहित कह रहा है मैं जा रहा हूं। मेरे को नहीं बोलना कुछ। मनीष कह रहा है मन की बात, हाँ नीलांजन मना, देखो नीलांजन मना ने सबके दिल की बात कह दी। क्या कही नीलांजन मना ने? सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो तो समझ में आए, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराते सर तो समझ में नहीं आता। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं फैमिली पेंशन के हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है सर? तो आओ देखते हैं क्या कहता है। सुंदर डाइड ऑन 31 जुलाई 2024। तो सुंदर की डेथ हो गई भाई, कब हुई? 31 जुलाई 2024, वाइल बीइंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में था, तब उसकी डेथ हो गई, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में था। और कब हुई डेथ? डेथ हुई भाई 31 जुलाई 2024 को। इन टर्म्स ऑफ रूल्स गवर्निंग हिज सर्विस, हिज विडो, उसकी जो भाई पत्नी है,
जो कि अब विडो हो गई हैं, उनको भाई फैमिली पेंशन मिलेगी 10,000 रुपए पर मंथ। पर मंथ की कितनी पेंशन मिलेगी? 10,000 रुपीज की पेंशन मिलेगी, प्लस डियरनेस अलाउंस ऑफ 40%, मतलब टोटल 14,000 रुपए की उनको पेंशन मिलेगी पर मंथ। और बताना कब से मिलनी शुरू होगी? 1 अगस्त से मिलनी शुरू होगी, 1 अगस्त से मिलनी शुरू होगी, क्योंकि जो डेथ हुई है वो कब हुई है? डेथ हुई है भाई 31 जुलाई को, तो 1 अगस्त से ये पेंशन मिलनी शुरू होगी 14,000 रुपए की, एंड डियरनेस अलाउंस ऑफ 40% देयर ऑफ। स्टेट वेदर द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज असेसेबल इन आवर हैंड्स। आपको बताना है कि ये जो फैमिली पेंशन है वो उनके हाथ में असेसेबल है या नहीं है, मतलब ये जो विडो हैं इनके हाथ में ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। इफ सो अंडर व्हाट हेड ऑफ इनकम, किस हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल होगा? जी हाँ, ये तो हमें पता है सर, फैमिली पेंशन है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा, ये तो बात हमें पता है। कैन शी क्लेम एनी रिलीफ और डिडक्शन? क्या कोई डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं? जी हाँ, क्या डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं? 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 रुपए, विच एवर इज हायर। डिडक्शन क्या क्लेम कर सकती हैं? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या क्लेम कर सकती हैं डिडक्शन? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 रुपीज, विच एवर इज हायर। डिडक्शन पेंशन की, फैमिली पेंशन की क्या होती है? चैट बॉक्स में जरा लिख के बताओ। चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा। 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 रुपीज, विच एवर इज हायर। हाँ नाला, कोई गलती नहीं पकड़ पाता है, कोई गलती नहीं पकड़ पाता ना, प्रसाद ने पकड़ी बस गलती। सर विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। रेखा कह रही है इट इज नॉट टैक्सेबल एज ही वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नहीं रेखा, टैक्सेबल होगा। अरे भाई फैमिली पेंशन नॉन टैक्सेबल नहीं है, एक्स ग्रेशिया नॉन टैक्सेबल है। एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया एक अलग तरह की पेमेंट होती है जो पेंशन के साथ दी जाती है। अगर पेंशन मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी। जो एक्स ग्रेशिया होती है वो टैक्सेबल नहीं होती। अब ये बात ध्यान रखना, फैमिली पेंशन तो टैक्सेबल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी फैमिली पेंशन तो भाई टैक्सेबल होगी, एक्स ग्रेशिया टैक्सेबल नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। यस सब, अब जब मैंने आंसर बता दिया तो सब लिखेंगे लोअर 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 लोअर, सब लिखना शुरू कर देंगे हैं। मैंने जब तक आंसर ना बताओ तब तक कोई नहीं बोलता, नालायक। चलो, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। तो दो सिचुएशन आपको दी हुई है, दोनों सिचुएशन में आपको निकाल के लाना है। अंडर द ओल्ड टैक्स रेजीम, जो पुराने वाला टैक्स रेजीम है हमारा प्यारा चैप्टर 1 वाला। क्या है चैप्टर 1 वाला प्यारा टैक्स रेजीम? 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर, ठीक है। एंड अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, ये है हमारा न्यू टैक्स रेजीम। इसका नाम एक और है, न्यू टैक्स रेजीम, और इसका एक और नाम है सेक्शन 115 BAC टैक्स रेजीम। तो 3 नाम है न्यू टैक्स रेजीम के भाई, हमारे 3 नाम है। क्या हमने पढ़ लिया या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे सर, चैप्टर नंबर 15 में हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस इट इज वॉलंटरी, करेक्ट, एक्स ग्रेशिया इज ऑलवेज वॉलंटरी, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो दोनों ही टैक्स रेजीम में क्या हमारा भाई वो होगा टैक्स, हम वो कंप्यूट करके लाएंगे, ठीक है भाई। तो चलो सबसे पहले तो फैमिली पेंशन कितनी मिली है वो डिसाइड कर लेते हैं। सर 14,000 रुपीज की पेंशन मिली है, वो भी सिर्फ 8 महीनों के लिए मिली है। 8 महीने के लिए क्यों? क्योंकि 1 अगस्त से अगले मार्च तक मिलेगी, पूरे साल नहीं मिल रही। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए पेंशन नहीं मिल रही। कितने महीने के लिए मिल रही है? 8 महीने के लिए मिल रही है, 8 मंथ्स के लिए मिल रही है। 4 महीने के लिए पेंशन नहीं मिल रही, ठीक है। सो हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 8। कैलकुलेटर शर्मा जरा बता दो क्या अमाउंट आएगा? रोहित शर्मा, कैपिटल गेन की जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं उसकी एक वीडियो बना के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, प्लीज उसको देखो। उसके अंदर तुम्हें कैपिटल गेन की सारी अमेंडमेंट्स एक जगह मिल जाएंगी। 1,12,000, 1,12,000, ठीक है, 1,12,000। ठीक है भाई। अब बताना डिडक्शन कितने अमाउंट की मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी भाई मिनिमम ऑफ लोअर ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन, पेंशन का 1/3 मतलब 11,12,000 डिवाइडेड बाय 3। ओ 11 लाख नहीं, 1,12,000 डिवाइडेड बाय 3 और
स्टैट्यूटरी लिमिट, तो ओल्ड टैक्स रेजिम जो है उसकी जो स्टैट्यूटरी लिमिट है वो कितनी है भाई? ओल्ड टैक्स रेजिम की स्टैट्यूटरी लिमिट है 15,000 रुपए और न्यू टैक्स रेजिम की स्टैट्यूटरी लिमिट है 25,000 रुपए। देखना जरा ओल्ड टैक्स रेजिम की कितनी है और न्यू टैक्स रेजिम की कितनी है, और इन दोनों में से कौन सा अमाउंट लेना है? इन दोनों में से लोअर का अमाउंट लेना है, ठीक है, इन दोनों में से जो लोअर हो। सबसे पहले बताओ 1,12,000 का भाई 1/3 कितना आ गया? 1,12,000 का 1/3 अमाउंट कितना है? जरा मुझे बता दो, अमाउंट निकाल के बता दो जरा। 1,12,000 का 1/3 अमाउंट कितना है? और 15,000 विच एवर इज लोअर, इस वाले प्रिंसिपल पे हम लोग वर्क करें। 37,333 ओके, 37,333 है ना, 37,333। अब इन दोनों में से जो लोअर है उसकी रिडक्शन मिलेगी, मतलब इस केस में 15,000 रुपए की रिडक्शन मिलेगी और न्यू टैक्स रेजिम या जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है उसमें 25,000 रुपए की रिडक्शन मिलेगी। तो पहले वाले में 15,000 की रिडक्शन मिलेगी, दूसरे वाले में 25,000 की रिडक्शन मिलेगी, और यहां आ जाएगा भाई टोटल इनकम। अभी तो इनकम भी टैक्सेबल लिमिट से काफी कम है, टैक्स तो कोई बनेगा ही नहीं। माइनस कर दो जरा, 1,12,000 माइनस 15,000, 3,000 एक्स्ट्रा माइनस कर दो, 97,000। 1,12,000 माइनस 25,000, 87,000। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर, यस। वेरी गुड। टैक्सेस पे कुछ बनेगा? अरे नहीं सर, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी इनकम है, 3 सी इनकम पे थोड़ी टैक्स बनता है। नालायक, मेरी इनकम तो इससे भी कम है, तुम मेरी इनकम पे टैक्स बनाते रहते हो, इस इनकम पे भी तुम टैक्स नहीं बना रहे, इतने नालायक हो ना तुम। चलो एनीवेज, ठीक है भाई, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ, फैमिली पेंशन का क्वेश्चन खत्म हुआ, और इजी सा टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम में आ गया तो बल्ले बल्ले नहीं, शावा तेशावा हो जाएगी, मौज हो जाएगी, ऐश हो जाएगी, मौजा ही मौजा हो जाएंगी, हम लोग सब डांस करेंगे अगर ये वाला क्वेश्चन हमारे भाई एग्जाम में आ गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो अगला सेक्शन हम लोग रीड करते हैं भाई, थियोरेटिकली रीड करेंगे वाला सेक्शन, इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, हाँ कंसोलिडेटेड क्वेश्चन में कोई देखेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो देखेंगे। आओ पढ़ते हैं। रेंट, ठीक है, आपकी रेंटल इनकम होती है। देखो बिल्डिंग, अगर सिर्फ बिल्डिंग की इनकम है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, रेंटल इनकम है, किराए पे देने की इनकम। अगर तो बिल्डिंग की है तो पूरी की पूरी कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, ठीक है। और अगर वो वाली पूरी की पूरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, वो बिल्डिंग अलोन की होगी, अगर सिर्फ बिल्डिंग की इनकम है तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर आप किराए पे देते हो, आप कोई प्लांट किराए पे देते हो, आप कोई मशीनरी किराए पे देते हो, आप फर्नीचर किराए पे देते हो, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। जब मैंने टीचिंग करनी स्टार्ट करी है ना, जब मैं भाई अपना स्टार्टिंग फेज में था अपने करियर के, टीचिंग करियर के, तो मेरे पास अपना स्टूडियो नहीं था। ये जो स्टूडियो आज आप देख रहे हो ना, ये मेरा अपना स्टूडियो है, मेरा अपना डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है बहुत बड़ा, यहाँ अच्छा सा कैमरा लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया कैमरा, इसका रेजोल्यूशन एकदम बढ़िया है। तो ये सब मेरे पास अपना नहीं था, तो मैं क्या करता था, मैं किसी के रेंटेड स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करता था, मैं किसी के स्टूडियो में जाता था शाम को, वहां भाई रिकॉर्डिंग करता था और वहां पर आर्ली बेसिस पे रेंट पे करता था। तो जो स्टूडियो का रेंट होता था वो किस हेड में आएगा? वो प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर के हेड में आएगा। वो बिल्डिंग का रेंट नहीं था, वो स्टूडियो का रेंट था, वो उनके मैं इक्विपमेंट्स यूज कर रहा था, तो प्लांट एंड मशीनरी का वो रेंट था। तो आपका प्लांट एंड मशीनरी का जो रेंट है, या फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी का रेंट अलॉन्ग विद बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ आपका प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है। जैसे मेरा स्टूडियो, मेरे स्टूडियो का जो एग्जांपल था वो ये था भाई, स्टूडियो जो मैं किराए पे लेता था, उसमें बिल्डिंग भी मैं किराए पे ले रहा हूं, उसके साथ प्लांट एंड मशीनरी भी किराए पे ले रहा हूं। और या फिर सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अगर आप किराए पे ले रहे हो, तो इन दोनों का जो इनकम होगा वो या तो पीजीबीपी में जाएगा या आईएफओएस में जाएगा। अगर आपका बिजनेस ही अपने प्लांट एंड मशीनरी को और अपने स्टूडियो को किराए पे देना है तो आपका पीजीबीपी में इनकम जाएगा। जबकि मैं जिसके यहाँ जाता था भाई, वो उनका अपना बिजनेस नहीं है किराए पे देने का अपना स्टूडियो, वो तो खुद एक फैकल्टी है और उन फैकल्टी के स्टूडियो का मैं पार्ट टाइम यूज करता था, जिसके बदले में मैं रेंट देता था। ठीक है, तो उनके लिए जो इनकम होगी कौन सी होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की इनकम होगी। ठीक है, अगर उनका काम ही स्टूडियो को रेंट पे देना है, स्टूडियो बना के रेंट पे देना, तो पीजीबीपी के अंडर आ जाएगा। आपने देखा होगा दिल्ली में तो भाई ये बहुत कॉन्सेप्ट है, प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत बड़े बड़े सेटअप बनाए होते हैं, बहुत बड़े बड़े भाई
बहुत अच्छे अच्छे सेटअप बनाए होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियो बनाए होते हैं, जहां पर इटली थीम, जर्मनी थीम, लंदन थीम, ऐसे उन्होंने थीम बनाए हुए होते हैं, उसमें आप प्री वेडिंग शूट करते हो। तो वो उन लोगों का बिजनेस है, तो वो जब वो किराए पे देते हैं तो उनकी इनकम पीजीबीपी में टैक्स होती है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि पीजीबीपी के भाई आप इनकम में टैक्स करोगे, पीजीबीपी का आपका इनकम टैक्स होगा या फिर आईएफओएस का इनकम टैक्स होगा। इन दोनों चीजों के केस में वो आपको डिसाइड करना है कि आपका अपना बिजनेस है इस काम का किराए पे देने का तो पीजीबीपी होगा, और अगर बिजनेस नहीं है और आप वैसे ही किराए पे दे रहे हो तो आईएफओएस की इनकम में टैक्स होगा। तो ये जो बाइफिकेशन है ये भाई आपको डिसाइड करना है कि ये पीजीपी की इनकम में टैक्स होगा या आईएफओएस की इनकम में टैक्स होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ना सर जी आपकी, अगर देखो नालायक बच्चे कितने होते हैं, कहते हैं सर जी अगर आपका एनजीओ है तो आपने स्टूडियो कैसे बनाया, इतना पैसा आपके पास कहां से आया? वही एनपीओ से विशा, समथिंग कॉल्ड लोन। अच्छा हर्ष कह रहे हैं, हर्ष देखो पहली बार हर्ष ने मेरे फेवर में बात करी है, सर ने लोन लिया होगा और धीरे धीरे उस लोन को रीपे कर रहे होंगे। वेरी गुड हर्ष, हर्ष सबसे अच्छा बच्चा है, हर्ष बेस्ट, हर्ष स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, हर्ष सबसे अच्छा बच्चा है। आज मेरे फेवर में पहली बार हर्ष ने बात करी है। वेरी गुड। हर्ष कह रहे हैं सर आपने उधार लिया और आप हमको पढ़ा रहे हो और आप धीरे धीरे करके उसे पे कर रहे हो 250 रुपीज पर मंथ। वेरी गुड हर्ष, बिल्कुल सही बात बोली हर्ष ने। सर को कभी पैसे पैसा सर जी पता है अभी बोलेंगे मैंने उधार में लिया था, तो ये तो हर्ष भी बोल रहा है मैंने उधार में लिया था। सर मैंने मेहनत करी, धीरे धीरे पैसे दिए। रोहित शर्मा ने बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही पकड़ा रोहित शर्मा ने भी। ये रोहित शर्मा और हर्ष दोनों बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट। इनसे अच्छे स्टूडेंट्स ही नहीं मिले मुझे आज तक अपने 10 साल के टीचिंग करियर में। ये दोनों बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड हर्ष एंड रोहित, यही सही बात है। ओके चलो ठीक है। अच्छा अब रेंट के केस में जब आप अपना स्टूडियो रेंट पे देते हो या फिर आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे देते हो, आप कोई फर्नीचर रेंट पे देते हो, फर्नीचर के साथ बिल्डिंग साथ में रेंट पे देते हो, कॉम्पोजिट रेंट है भाई, अगर ऐसे सिचुएशन है तो उसमें डिडक्शंस मिलती हैं, उसमें डिडक्शंस मिलती हैं, उसमें आपके जो खर्चे हैं वो आपको माइनस करने की परमिशन दी जाती है। कौन से खर्चे माइनस करने की परमिशन दी जाती है? करंट रिपेयर्स, जो आपके छोटे मोटे टूट फूट होता है, आप भाई व्हाइट वॉश कराते हो, व्हाइट वॉश का खर्चा है, कहीं पर पपड़ी उखड़ जाती है ना, सीलन आ जाती है, पपड़ी उखड़ जाती है, जो प्लास्टर होता है वो निकल जाता है, आपने प्लास्टर ठीक ठाक कराया, तो इस तरह के जब आप रिपेयर मेंटेनेंस करते हो, याद रहे करंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस होने चाहिए, कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए। आपने एक नया फ्लोर बना दिया, वो रिपेयर नहीं है, वो एडिशन है, वो इंप्रूवमेंट है। तो जो करंट रिपेयर्स हैं उनका आपको खर्चा डिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएगा। आपने इस वाले प्रेमाइसेस के लिए, जैसे स्टूडियो है मेरा, मैंने इसका इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर इसमें आग लगी, अगर इसमें बोर्ड जल गया, मेरा सेटअप जल गया, सब कुछ जल गया, पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी मुझे वापस दे देगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है अपने सेटअप के लिए, उसका भी भाई आपको भाई एक्सपेंस का रिडक्शन मिल जाएगा। देखो मैं भी ऐसा कर सकता हूं कि जो नए टीचर्स हैं जिनके पास अपना स्टूडियो नहीं है, मैं ये वाला स्टूडियो उनको रेंट पे दे सकता हूं कि आओ मेरे यहाँ पढ़ाओ, और मतलब आप पर आर बहुत कम है, तो मैं तो आप बच्चों से इतनी कम फीस चार्ज करता हूँ, टीचर से कहां ज्यादा फीस चार्ज करूंगा, तो मैं उनको बहुत कम रेट पे, बहुत सस्ते रेट पे मैं उनको भी स्टूडियो रेंट पे दे सकता हूं। तो जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ना इंश्योरेंस कंपनी को, उसका खर्चा मैं डिडक्ट कर दूंगा अपनी इनकम में से खर्चा डिडक्ट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का खर्चा डिडक्ट हो जाएगा, जो भी मेरे इक्विपमेंट्स लगे हैं यहाँ पर, जो भी मेरे एसेट्स लगे हैं उनका डेप्रिसिएशन में खर्चा डिडक्ट कर दूंगा। एनी अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कोई भी अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं कर रहा हूं इस स्टूडियो को भाई बनाने में, जो भी मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया वो सब डिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएगा। तो हमारे पूरे चैप्टर में एक ऐसी इनकम है रेंटल इनकम, जिसमें से कि कोई भी खर्चा भाई अलाउ हो जाता है एज अ रिडक्शन। बाकी सारे जो तुम सेक्शंस देखोगे ना, उसमें बड़ा कंजूसी के साथ रिडक्शंस दी हैं गवर्नमेंट ने, बहुत कम एक्सपेंसेस को माइनस करने की परमिशन दी है, सारे एक्सपेंसेस को भाई माइनस करने की परमिशन नहीं दी है। तो ये बहुत कम एक्सपेंसेस, लेकिन यहां पर पूरे भतेरे एक्सपेंसेस सारे के सारे रिडक्शन की तरह अलाउ करने की परमिशन हमें दे देगी। तो ये हमारा रेंटल इनकम। अच्छा अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरह टैक्स होगा तो हम इस वाले सेक्शन से गवर्न नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दो, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाता है तो उसमें कौन कौन से डिडक्शन एलिजिबल होते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दो। क्या वहां पर भी रिपेयर का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, कोई और रेवेन्यू का, क्या ये सब खर्चे अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कैटेगराइज हो जाता है तो वहां भी माइनस होते हैं या कुछ और होते हैं? जरा चैट बॉक्स में बता दो, जरा चैट बॉक्स में बता दो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं। अब इतना तो देखो याद होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, अगर तुम्हारा एग्जाम है ना
तो इतना तो तुम्हें याद होना चाहिए। अगर इतना याद नहीं है ना तो फिर ये बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन से खर्चे। वेरी गुड मोहम्मद रियान, वेरी गुड रोहित शर्मा, वेरी गुड। रोहित शर्मा ने हालांकि अभी एक ही बताया, दूसरा नहीं बताया। अंकिता वेरी गुड, अवीशा वेरी वेरी गुड। स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24, वेरी गुड। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का हम माइनस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन हम माइनस करते हैं। दो खर्चे हैं जो माइनस करते हैं, इसके अलावा कोई और खर्चा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से माइनस नहीं होता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो खर्चे हैं जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से माइनस होते हैं। मतलब अगर आपका रेंट इस वाली कैटेगरी में आ गया तो सिर्फ दो खर्चे अलाउ होंगे। अगर आपका रेंट इस वाली कैटेगरी में आ गया तो भाई आपके बहुत सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे, आपको बहुत सारे खर्चों का डिडक्शन मिल जाएगा। सो ये है हमारा निष्कर्ष। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अच्छा, जो हमें अगला टॉपिक शुरू करना है वो टॉपिक है, बहुत फुल फ्लेजेड टॉपिक है और काफी लंबा टॉपिक है। तो मैं आज की क्लास छोटी रखते हुए, ठीक है, आज की क्लास छोटी रख रहा हूं, यहीं पर आज की क्लास को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारा डेलिब्रेशन चाहिए, हमें बहुत सारा डिस्कशन चाहिए। डिस्कशन के बाद इसके हाथ के हाथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि जो डिस्कशन हो वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आज इस टॉपिक को शुरू करेंगे तो प्रॉब्ली आधा ही हो पाएगा, आज नहीं शुरू करते। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा सा जल्दी मैं रैप अप कर रहा हूं, लेकिन अगली क्लास लंबी रखूंगा, अगली क्लास डिटेल में रखूंगा। और अगर पॉसिबल है तो आप लोग ये एक बार रीड करके आना, अपने आप रीड करके आना, सो दैट आपको क्लास में समझने में और भी ज्यादा मदद होगी, आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लास में समझ में आएगा। तो एक बार रीड जरूर करके आना। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गिफ्ट टैक्स। इसे बोलते हैं गिफ्ट टैक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें आज शुरू करना था, और आज का हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा ना क्लास में, वो गिफ्ट टैक्स पे डेडिकेटेड होगा। और गिफ्ट टैक्स में हम लोग फोकस करेंगे कि गिफ्ट टैक्स आखिरकार होता क्या है। क्योंकि देखो, जब इनकम टैक्स एक्ट आया तब लोगों ने बहुत ज्यादा इनकम टैक्स को, भाई इनकम टैक्स ताकि नहीं लगे उन पे, इसकी बहुत ज्यादा कोशिशें करी, इनकम को इवेड करने की कोशिश करी, इनकम टैक्स को इवेड करने की कोशिश करी ताकि इनकम टैक्स उन पे ना लगे। इस तरह की बहुत सारा कोशिश करा, और इस कोशिश में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो उन्होंने सोचा अपने दिमाग में, वो ये सोचा कितना मजा आए अगर हम अपनी कोई ऐसी इनकम अर्न करें जिसका किसी भी हेड में कोई जिक्र ही ना हो, कोई अता पता ही ना हो, कोई नामो निशान ही ना हो, जो किसी हेड के अंदर फॉल ही ना करें। अगर वो किसी हेड के अंदर फॉल ही नहीं करेंगी तो नेचुरल सी बात है भाई, वो वाली इनकम हमारी नॉन टैक्सेबल इनकम होगी, उस पर टैक्स लगाने का भाई गवर्नमेंट को कोई जरिया ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, या जो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टूल या रास्ता उन बदमाशों को मिला, वो क्या मिला? वो मिला भाई, हम गिफ्ट की तरह अपनी इनकम को किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये जो गिफ्ट टैक्स था, ये बहुत ज्यादा एडवांस, आज तो बहुत एडवांस है सेक्शन, है ना, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है वाला सेक्शन आज के डेट में अगर देखें। लेकिन उस जमाने में भाई ये इतना एडवांस नहीं हुआ करता था, इतना ज्यादा डिटेल में ये वाला सेक्शन नहीं बना था, तो लोगों ने एक बहुत ईजी जरिया बना लिया। किसी को इनकम ट्रांसफर करनी है, उसको गिफ्ट की तरह दे दो, गिफ्ट डीड बना लो। ठीक है, गिफ्ट डीड मतलब एक अग्रीमेंट बना लो कि इतना हम पैसा इस वाले पर्सन को गिफ्ट की तरह दे रहे हैं। फिर कोई दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई किस चीज के लिए दे रहे हैं। गिफ्ट तो भाई ऐसे ही दिया जाता है, गिफ्ट देना लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है, यहां तक कि हद तो तब हो गई, सुनना जरा, हद तो तब हो गई, एक्सट्रीम सिचुएशन तब हो गई जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को गिफ्ट देने लगी। कंपनीज को भी तो आपस में लेन देन करना होता है ना, तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गिफ्ट दिया जी। तो मुझे आज तक याद है जब मैं केपीएमजी में भाई वर्क कर रहा था, KPMG is one of the big fours, उनके डायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आई वाज वर्किंग देयर, आई वाज वर्किंग एज अ मैनेजर ओवर देयर। तब एक केस लॉ आया था, और इस केस लॉ में हाई कोर्ट का वो केस लॉ था, और इस केस लॉ में क्लियर शब्दों में कहा गया था गिफ्ट जो होता है वो जेन्युइन तभी माना जाता है जब वो जेन्युइन इमोशन से बैकअप होता है। गिफ्ट कोई किसी को क्यों देता है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से, इमोशंस के वशीभूत होके कोई किसी को गिफ्ट देता है। जैसे कोई डॉटर अपने भाई फादर को गिफ्ट देती है, या फादर डॉटर को गिफ्ट देता है, या कोई भाई अपने भाई को गिफ्ट देता है, या कोई मदर अपने सन को गिफ्ट देती है, तो या स्पाउस अपने स्पाउस को गिफ्ट देता है। ठीक है, या कोई स्टूडेंट अगर अपने टीचर को iPhone 17 गिफ्ट देता है। ठीक है, तो ये सारे जो गिफ्ट होते हैं ये इमोशंस के तहत आते हैं, और इमोशन सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होते हैं, कंपनी में इमोशन नहीं होते, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है भाई। इसलिए एक कंपनी दूसरे कंपनी को गिफ्ट नहीं दे सकती, अगर वो देगी तो हम उसकी इनकम को टैक्स करेंगे, हम उसे गिफ्ट की तरह नहीं मानेंगे।
ये एक बहुत फेमस केस लॉ आया था उस समय जब मैं जॉब कर रहा था। और जी हाँ भाई, कायदे की बात भी है। क्या कायदे की बात है? कायदे की बात यह है कि गिफ्ट को टैक्स इवेजन का जरिया मत बनाओ, ठीक है? गिफ्ट टैक्स इवेजन का जरिया नहीं है। और यही बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक अलग सेक्शन बना दिया भाई, 56(2)(10). ये नंबर भी अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन का नंबर है भाई, 56(2)(10). भाई इसको हम पॉपुलरली कहते हैं गिफ्ट टैक्स, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भाई कैटेगराइज होता है। और इसमें हम ये देखते हैं, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई गिफ्ट देगा और कोई बेनिफिट पहुंचाएगा, तो दूसरा पर्सन जिसको गिफ्ट मिला है उसके हाथ में कैसे टैक्सेबिलिटी आएगी, कैसे इनकम हम ये वाली टैक्स करेंगे, जिस पर्सन को गिफ्ट मिला है उसके हाथ में इनकम कैसे टैक्स होगी, हम इस वाले पूरे सेक्शन में बहुत डिटेल में भाई देखने वाले हैं। तो 56(2)(10), ठीक है। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, आर्टिफिशियल है कंपनी, वेरी गुड सर। बाकी के हेड्स के ये सारे डीड किधर बनते हैं? कोई भी लॉयर के पास चले जाओ, गिफ्ट डीड बना देगा वो। तो जितने भी गिफ्ट डीड होते हैं लॉयर्स बनाते हैं सारे, ठीक है ठीक है। अब देखो, चलो हम आते हैं गिफ्ट टैक्स पे। तो गिफ्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? गिफ्ट 3 टाइप के हो सकते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट ने रिकॉग्नाइज करे। एक है सबसे पहले जब मनी गिफ्ट की तरह दिया जाता है, जैसे कि आप जब रक्षाबंधन पे जाते हो तो आपकी बुआ जी आपको टीका करती हैं, राखी बांधती हैं, और फिर आप साथ में आप उनको लिफाफा देते हो, या आप अपनी सिस्टर को लिफाफा देते हो, या जब दिवाली होती है तो आपको लिफाफा मिलता है, ठीक है, कि ये भाई कैश है। हम भाई बनियों में तो बहुत चलता है, जो बनी होते हैं ना उनमें ये कैश का लेन देन बहुत चलता है, और हर कम्युनिटी में भाई ये चलता है। तो भाई कैश का जो लेन देन होता है, कैश की जो गिफ्टिंग होती है, वो सबसे पहला माध्यम होता है गिफ्ट लेने या देने का। जब मनी, प्योर मनी, चाहे वो चेक की फॉर्म में हो, चाहे कैश की फॉर्म में हो, चाहे डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में हो, चाहे ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो, आजकल तो पेटीएम हो जाता है, ये सबसे पहला सोर्स है मनी का, ठीक है। सो मनी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गिफ्ट दैट कैन बी गिवन। सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, जैसे भाई कोई लैपटॉप, मोबाइल फोन, कैमरा, किसी भी तरह का और मूवेबल एसेट जैसे गाड़ी, ठीक है। तो कोई भी मूवेबल एसेट जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट की तरह दे देता है, उसे भाई गिफ्ट की कैटेगरी में लाया जाता है। तो दूसरे तरह का जो गिफ्ट एक्सचेंज हो सकता है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। और तीसरे तरह का जो गिफ्ट भाई मिल सकता है, जो भाई एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही मिलेगा, एकदम मतलब क्लोज रिलेशनशिप होता है तो ही मिलता है, वो है इमोरल प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी ने किसी को फ्लैट गिफ्ट कर दिया, बंगला गिफ्ट कर दिया, जमीन गिफ्ट कर दी, इमोरल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो इस तरह की चीज भाई थर्ड कैटेगरी है, विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो तीन टाइप से गिफ्ट हो सकता है। गिफ्ट नंबर 1 कैश गिफ्ट, गिफ्ट नंबर 2 गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट नंबर 3 गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इन 3 तरह से गिफ्ट भाई आपको मिल सकता है। सर क्या तीनों टैक्सेबल है? बिल्कुल, तीनों टैक्सेबल है। तीनों तरह के गिफ्ट टैक्सेबल हैं आपके हाथ में। अगर आप ये गिफ्ट किसी से रिसीव करते हो, आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। सर ये बहुत गलत बात है। क्यों भाई, क्यों बहुत गलत बात क्यों है? क्योंकि सर जहां पर जेन्युइनली गिफ्ट की तरह दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रदर अपने सिस्टर को गिफ्ट दे रही है, फादर अपनी डॉटर को उसकी मैरिज पे भाई कई बार गिफ्ट देते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देते हैं। छोटे मोटे गिफ्ट की बात नहीं हो रही, 1100 रुपए का शगुन के लिफाफा, इतना छोटे मोटे गिफ्ट की बात नहीं हो रही भाई। गवर्नमेंट जो है वो बड़ी चीजों पे टारगेट करती है हमेशा, छोटे मोटी चीजों पे टारगेट नहीं करती। तो सर यहाँ छोटी मोटी चीजों की बात नहीं हो रही सर, यहाँ बड़ी बड़ी चीजों की बात हो रही है। मैरिज पे एक भाई फादर अपनी डॉटर को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करता है, एक फादर अपने सन इन लॉ को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करता है, इसी तरह डॉटर इन लॉ को उनके जो इन लॉज होते हैं वो बहुत सारी चीजें गिफ्ट करते हैं। सर तो वो सारा क्या टैक्सेशन की कैटेगरी में आ जाएगा? नहीं बहनी, उसके लिए हम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतने भी हार्श, इतने भी डिफिकल्ट प्रोविजंस नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में, इजी हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे जो एक्सेप्शंस हैं। अभी एक ब्रॉड प्रिंसिपल सेटअप कर रहा हूं। ब्रॉड प्रिंसिपल क्या है? 3 तरह के गिफ्ट टैक्स होते हैं। एक तो कैश गिफ्ट टैक्स होगा, कैश में जो आपको मिला है। दूसरा कोई भी मूवल प्रॉपर्टी है तो वो टैक्स होगा, और तीसरा जो इमूवल प्रॉपर्टी है वो टैक्स होगा। भाई तीनों चीजें टैक्स होंगी, आपके टैक्सेबल इनकम का पार्ट मानी जाएगी, ठीक है सर। प्रसाद आगे की बात मत, अभी रुक जाओ, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा। अभी आगे की बात मेरे से मत पूछो, ठीक है, ठीक है सर। तो अब मान लो कैश गिफ्ट मिलता है, ठीक है, मूवल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलती है, इमूवल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं कैश गिफ्ट की। तो कैश गिफ्ट अगर मिलता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, चाहे वो किसी से भी मिले, अगर वो 50,000 रुपए से ऊपर का वैल्यू रखता है तो वो टैक्सेबल होगा।
50,000 रुपीज एक साल में। तो अभी जो आप बात कर रहे थे कि बुआ जी 1100 रुपए का लिफाफा भाई उन्होंने हमसे लिया या फिर उन्होंने हमें दिया, ठीक है, दिवाली पे जब उनके घर जाओ तो वो देती भी है, तो लिया या दिया, तो 1100 2100 इन अमाउंट्स की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है 50,000 रुपीज पर एनम, एक साल में जो कैश गिफ्ट है, एग्रीगेट ऑफ मनी क्योंकि लिखा है, तो एक साल में आप 50,000 रुपए तक का गिफ्ट विदाउट एनी टैक्स ले सकते हो। तो अगर आपको 50,000 रुपए तक का गिफ्ट मिला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उसे टैक्स फ्री होके ले सकते हो, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं। दहेज गिफ्ट के नाम पे दे दो, नॉन टैक्सेबल होगा। नालायक गुड्डू कुमार, उल्टी सीधी बातें हैं। ये देखो कितना गंदा आदमी है ये कैलकुलेटर शर्मा, कह रहा है सर मैं दहेज लूंगा वो भी टैक्स होगा क्या। नालायक, दहेज लेना और देना इंडिया में इलीगल है, ठीक है, ऐसी बातें करनी भी पाप है, पाप। नालायक, ठीक है। सो 50,000 रुपीज का अगर आप कैश रिसीव कर लेते हो कहीं से विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब बदले में आपने कुछ नहीं दिया, कोई सर्विसेज या कोई गुड्स नहीं दिए, और आपको भाई कैश कहीं से मिल गया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो 50,000 रुपीज तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, 50,000 रुपीज से ऊपर अगर आपने लिया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लग जाएगा। सर कितना % टैक्स लगेगा, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर में। अब आज जो बात आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है भाई, जो प्रॉपर्टी मूवेबल है भाई। उसके अंदर भी ना दो कैटेगरी होती है, एक तो आपको बिल्कुल वो फ्री में मिल गई विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपको भाई आपकी बुआ जी ने एप्पल की आई वॉच गिफ्ट कर दी, ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, कुछ पैसे नहीं लिए। और दूसरा, जब इनसफिशिएंट कंसिडरेशन पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, मतलब एप्पल आई वॉच है, उसकी वैल्यू है भाई 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपको कितने में मिल गई, 10,000 रुपए में। आपको 10,000 रुपए में किसी ने दे दी, किसी ने कहा 10,000 रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए की एप्पल आई वॉच दे दूंगा, ठीक है, तो ये हो गया इनसफिशिएंट कंसिडरेशन। तो ये भी गिफ्ट है भाई, ये भी गिफ्ट है, ठीक है। तो गिफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के दो तरीके से आपको मिल सकते हैं, एक विदाउट कंसिडरेशन, जब आपने कुछ भी पैसे नहीं पे करे इस वाले मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, दूसरा इनसफिशिएंट कंसिडरेशन, दोनों ही गिफ्ट की कैटेगरी में आएंगी। सिमिलरली अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में विदाउट कंसिडरेशन भी गिफ्ट हो सकता है, जहां पर कंसिडरेशन भाई आपको नहीं मिली, और इनसफिशिएंट कंसिडरेशन भी गिफ्ट हो सकता है, जहां आपको कंसिडरेशन बहुत कम देनी पड़ी। मान लो बंगला था 50 लाख रुपए का, आपको कितना रुपए देना पड़ा, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपको देना पड़ा, ठीक है, तो ये 50 लाख रुपए का बंगला आपको मिल गया। मनीष कह रहा है सर यहां रिलेटिव 10 रुपए की चॉकलेट भी नहीं देते। हर्ष कह रहा है और ये सुविधा वाला बोर्ड, हाँ ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो डिजिटल बोर्ड है सुविधा वाला, ये भी भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बिना आपको चीज मिल गई, और इनसफिशिएंट कंसिडरेशन मतलब बहुत सस्ते में मिल गई, दोनों गिफ्ट की कैटेगरी में आएंगी। अगर तो मिल गई फ्री में, ठीक है, आपको एप्पल आई वॉच फ्री में मिल गई, एप्पल आई वॉच की जो मार्केट वैल्यू है वो है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए की एप्पल आई वॉच है, आपको फ्री में मिल गई, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, जैसे एप्पल आई वॉच की 50,000 रुपए से ज्यादा है भाई, 1 लाख रुपए है, तो होल एफएमवी इन एग्रीगेट इज टैक्सेबल एज इनकम। आपका जितना भी रुपया है ना, जैसे मुझे मेरी बुआ जी ने भाई ये एप्पल वॉच गिफ्ट कर दी, तो मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी, गवर्नमेंट मेरी कितनी इनकम मानेगी, 1 लाख रुपए मेरी इनकम मानी जाएगी, ठीक है, 1 लाख रुपए मेरे हाथ में इनकम होगी। तो होल एफएमवी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, उस वाले प्रोडक्ट की जो मार्केट में इस समय वैल्यू है इस घड़ी की, वो घड़ी मेरे हाथ में भाई, वो इनकम मेरे हाथ में इनकम मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। अब अगर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन, भाई 1 लाख रुपए की चीज थी, मुझे 10,000 रुपए में दे दी गई, ठीक है, तो 90,000 रुपीज का गिफ्ट दिया गया एक तरह से मुझे, बस वही टैक्सेबल हो जाएगा। एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, जैसे 1 लाख रुपए की वॉच मुझे गिफ्ट मिली, ठीक है, उसमें से 10,000 रुपए मुझे पे करने पड़े, 90,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल इन माई हैंड्स। लेकिन एक शर्त है कि एफएमवी माइनस कंसिडरेशन 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कोई एक एसेट है 60,000 रुपए का, 60,000 रुपीज का, ठीक है, 60,000 रुपीज का एसेट मुझे मिला, और जो 60,000 रुपीज का एसेट मुझे मिला भाई, उसमें से मुझे कहा गया कि आप 15,000 रुपीज दे दो और 60,000 का एसेट ले जाओ, तो 60,000 माइनस 15,000 45,000 रुपीज हो गया। 45,000 टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो 50,000 रुपए से कम है। तो गिफ्ट को टैक्सेबल करने के लिए मिनिमम उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50,000, मिनिमम उसकी वैल्यू होनी चाहिए 50,000। 50,000 रुपीज से अगर कम का गिफ्ट मिला है तो भाई वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो एफएमवी माइनस कंसिडरेशन शुड बी मोर देन
50,000 रुपीज, 50,000 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। अब हर्ष का एक बहुत वाजिब सवाल है, हर्ष का सवाल है, सर गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि आपको वॉच गिफ्ट मिली है? तो देखो अगेन मैं सेम बात तो मैं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ये लाख 2 लाख के पीछे नहीं पड़ी हुई, 50-60 हजार रुपए के पीछे नहीं पड़ी हुई। गवर्नमेंट पड़ी हुई है उन लोगों के पीछे जो बड़ी बड़ी चीजें गिफ्ट कर देते हैं, जैसे गाड़ी गिफ्ट कर दी, भाई किसी ने गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी उसने किसी और को गिफ्ट कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप गाड़ी गिफ्ट करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना पड़ेगा, रजिस्ट्री चेंज होगी गाड़ी की, गिफ्ट डीड बनेगी गाड़ी की, तब जाके वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी गाड़ी में। या बंगला, घर, बहुत बड़ा घर किसी ने किसी को गिफ्ट कर दिया भाई, अगर किसी ने घर किसी को गिफ्ट कर दिया तो भाई पूरी गिफ्ट डीड बनेगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स पता लग जाएगा। ये तुम्हारी बात बिल्कुल वाजिब है, जायज बात है कि अगर मेरी बुआ जी मेरे को घड़ी गिफ्ट करती है तो गवर्नमेंट को नहीं पता लगेगा और मैं इस पर टैक्स भी नहीं दूंगा। प्रैक्टिकल बात ये है भाई, देना चाहिए टैक्स, लेकिन क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट को पता नहीं लगेगा तो फिर मैं नहीं दूंगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट भी ये छोटी मोटी चीजों के पीछे नहीं पड़ती। भाई तुमने छोटी मोटी चीजें एक्सचेंज करनी, लाख 2 लाख रुपए की, गवर्नमेंट उसके पीछे नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट पीछे पड़ेगी बड़ी बड़ी चीजों के, बड़े बड़े एसेट्स के, जो तुम किसी को ट्रांसफर करोगे जिसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि घड़ी का भाई कोई हिसाब किताब नहीं मांगेगा तुमसे। नालायक रोहित शर्मा कह रहे सर दहेज में मिलती है कार। हाई वैल्यू परचेजेस बैंक ट्रांजैक्शन विल रिफ्लेक्ट ना सर। हाँ बिल्कुल, अवीशा ने बहुत बढ़िया बात करी है। हाई वैल्यू परचेजेस और जितने भी हाई वैल्यू बैंक ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो एक एनुअल स्टेटमेंट बनता है जिसे बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS। तो वो ना गवर्नमेंट को दिख जाता है, आपने जो पूरे साल में हाई वैल्यू परचेजेस करें, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है, वो गवर्नमेंट के सामने लिस्ट की तरह आ जाता है, और अगर उसके अकॉर्डिंग आपने इनकम ऑफर टू टैक्स नहीं करी होती, गवर्नमेंट आपको पकड़ लेती है। वेरी गुड, अवीशा ने बहुत सही बात करी है। हे भगवान, ये सारे के सारे तुम लोग दहेज के पीछे क्यों पड़ गए? नालायक, दहेज इज इलीगल, दहेज लेना देना इलीगल है। नालायक हर्ष कंजानी और नालायक रोहित शर्मा दोनों नालायक ही हैं, और नालायकी की भरी हुई बातें करते हैं। चाहे वो जितना भी क्लास शुरू होते हुए कमिट कर दें सर आज कोई मस्ती नहीं होगी, लेकिन नालायकी दोनों के रोम रोम में बसी हुई है। दोनों नालायकी बगैर करे बगैर क्लास को आगे बढ़ने ही नहीं देते, नालायक दोनों के दोनों। सेल्स कंसिडरेशन शुड बी मोर देन 50,000, बिल्कुल भाई, सेल्स कंसिडरेशन 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। ये देखो नालायक, आपने भी लिया था सर शादी में? सर मेरे यहां लीगल है। अच्छा, गुड्डू कुमार का क्वेश्चन आया, सर खरीद के तो कोई दे रहा है और उसको पास टैक्स होने के बाद इनकम आती होगी, वो अगर खरीद के दे रहा है तो रिसीवर क्यों टैक्स दे? गुड्डू कुमार देखो, जब एक इनकम एक बंदे से दूसरे बंदे के हाथ में जाती है तो इनकम फ्रेश हो जाती है। पहले वाले बंदे ने तो टैक्स दे दिया, लेकिन दूसरे वाले ने तो नहीं दिया ना। अब मैं तुम्हारे एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? तुमने मुझे ट्यूशन फीस दी है, ठीक है? मैंने तुमसे डीटी की क्लास मैंने तुम्हें दी, तुमने मेरे को ट्यूशन फी दी, तुमने मेरे को ट्यूशन फी दी 250 रुपीज, सपोज एज्यूम करते हैं, ठीक है? अभी जो 250 रुपीज तुमने दी, तुम्हारे फादर ने इस पर टैक्स पे किया है ना, तुम्हारे फादर ने अर्निंग करी थी, इस पर टैक्स पे किया है ना। लेकिन जब 250 रुपीज जब तुम मुझे दोगे तो मुझे दोबारा टैक्स पे करना पड़ेगा ना। तो दो अलग अलग इनकम है ना, तुम्हारे फादर की इनकम अलग, मेरी इनकम अलग। तो गिफ्ट जिसने दिया उसने ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर दिया उस इनकम पे, लेकिन जब गिफ्ट किसी और को दे दिया गया तो उसकी दोबारा इनकम बन गई भाई। ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार इनकम हो गई तो वो इनकम चलती चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन उसका जरा वो समझना उसका मीनिंग क्या है, ठीक है? बताओ गुड्डू, तुम्हें समझ में आया मीनिंग? चलो, तो हम देख रहे थे भाई कि अगर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन है, मतलब सस्ते में मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, तो एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से जब कंसिडरेशन को तुम माइनस कर देते हो तो फिर भाई वो 50,000 से अगर ऊपर है तो तुम्हारा गिफ्ट की तरह टैक्स हो जाएगा तुम्हारे हाथ में, अगर तुम्हें सस्ते में कोई चीज मिली है। तो 50,000 बेयर मिनिमम गिफ्ट की वैल्यू होनी चाहिए। और लास्ट है इमोल प्रॉपर्टी। इमोल प्रॉपर्टी के केस में तुम्हें पता है एक और वैल्यू बड़ी काम की होती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो उसके एरिया के सर्कल रेट के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू गवर्नमेंट निर्धारित करती है उसे बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कंप्यूटिंग द गिफ्ट अमाउंट ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी। सो अगर विदाउट कंसिडरेशन, मतलब अगर जो प्रॉपर्टी है वो विदाउट कंसिडरेशन भाई अगर मिलती है, तो विदाउट कंसिडरेशन के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर है तो पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्स कर ली जाएगी गिफ्ट की तरह। जैसे अगर मान लो तुमने मेरे को कहा कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मजा आ गया, ठीक है? और हर्ष मुझे आईफोन 17 तो गिफ्ट करने वाला है इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद। रोहित शर्मा है, वो कहता है सर आप जब इंटरमीडिएट में क्लियर करूंगा तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी फ्लैट गिफ्ट करूंगा दिल्ली के पॉश कॉलोनी में, ठीक है?
तो अगर तुमने मुझे फ्लैट गिफ्ट किया और उस फ्लैट की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा हुई, तो जितना भी उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा उस दिन, जिस दिन वो फ्लैट मुझे दिया जा रहा है, वो मेरे हाथ में टैक्स हो जाएगा। अब तुम लोग कहोगे सर आपको तो फ्लैट मिला, आपको तो पैसे मिले ही नहीं, तो अगर पैसे मिले ही नहीं तो गवर्नमेंट को आप पैसे कैसे दोगे, गवर्नमेंट को कैश कैसे दोगे, आपको तो कैश मिला ही नहीं, तो गवर्नमेंट को कैश कैसे दोगे भाई? वो गवर्नमेंट कहती है तुम्हारा हेडेक है, वो कुछ नहीं, वो तुम्हारा हेडेक है भाई, तुम कैश कैसे दोगे? तुम्हें तो फ्लैट मिला, अब तुम अपनी जो अर्निंग है उसमें से भाई कैश दो। गवर्नमेंट इतना तक कहती है फ्लैट बेच दो, अगर टैक्स देने के पैसे नहीं है फ्लैट बेच दो, उसमें से तुम टैक्स के पैसे गवर्नमेंट को दो, तो टैक्स को तो पैसे तो गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। सो जो भी विदाउट कंसिडरेशन इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उस पर टैक्स देना जरूरी है। जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, उसको हम इनकम की तरह टैक्स करेंगे, उस पर इनकम टैक्स रेट लगाएंगे, रेट अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। रोहित कह रहा है सर जी मैं रोड पे आ जाऊंगा, पेमेंट आप कर देना बस, नालायक हर्ष कंजानी। और कितना प्रॉपर्टी चाहिए सर? चलो ठीक है। और अगेन अगर फ्लैट मिला मुझे गिफ्ट में लेकिन सस्ते में मिला, ठीक है, 50 लाख रुपए का फ्लैट था, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए पे करने पड़े, 45 लाख रुपए का मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया, ठीक है, इनसफिशिएंट कंसिडरेशन। वही प्रिंसिपल भाई, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन शुड बी मोर देन 50,000 रुपए और 10% ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। यहां पर एक और लिमिट दे दी गई भी, जो कंसिडरेशन है उसका बेयर मिनिमम 10% तो भाई आपको गिफ्ट की तरह मिलना चाहिए। सो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन शुड बी मोर देन ₹50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन। अगर ये इससे ज्यादा है तो फिर हम कहेंगे अगेन आपको गिफ्ट मिला है, आपको कोई चीज गिफ्ट में मिली है और आपका इनकम गिफ्ट की तरह टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पूरे भाई रूल्स गिफ्ट टैक्स के। और इस वाली टेबल में जो पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ये वाले रूल्स हमने प्रॉपर्ली लिखे हैं, नोट डाउन करे हैं, इनको रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले है रिसीट ऑफ मनी, सबसे पहले है जो कैश मिलता है। तो अगर कैश आपको मिला है 50,000 से ऊपर इन एग्रीगेट विदाउट एनी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भाई कुछ भी नहीं है, और आपको मिला है एग्रीगेट 50,000 से ऊपर का कैश विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में आपको कैश मिला है, होल ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच अमाउंट शैल बी कंसिडर्ड एज इनकम, आपकी इनकम मानी जाएगी, पूरा का पूरा ये वैल्यू जो कैश मिला है। अच्छा, अब मिली कोई इमोल प्रॉपर्टी, ठीक है, और कैसे मिली? विदाउट कंसिडरेशन मिली भाई, विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कुछ भी नहीं पे किया। उसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो 50,000 से ऊपर थी पर इंसिडेंस, मतलब पर भाई प्रॉपर्टी, जैसे मान लो 3 प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट मिली तो तीनों की वैल्यू 50,000 50,000 50, तीनों की इंडिविजुअली 50,000 से ऊपर थी, एग्रीगेट नहीं, इंडिविजुअल परसेंट इंसिडेंस, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब दूसरा क्या, इमोल प्रॉपर्टी मिली फॉर कंसिडरेशन, इनसफिशिएंट कंसिडरेशन मिला, ठीक है, फॉर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन मिला, मतलब मुझे सस्ते में मिल गई, मुझे 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी किसी ने सिर्फ 5 लाख रुपए में दे दी, बहुत ज्यादा कम रेट में दे दी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि हमें इनसफिशिएंट कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी मिल गई, इमोल प्रॉपर्टी, देन एसडीवी ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड्स सच कंसिडरेशन, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है प्रॉपर्टी की, और जो कंसिडरेशन मुझे पे करना पड़ा वो तो बहुत कम है। भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की थी 50 लाख रुपए, मुझे जो पे करना पड़ा सिर्फ 5 लाख रुपए पे करना पड़ा। अगर ऐसी सिचुएशन है एंड सच एक्सेस इज मोर देन हायर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो हायर होगा, एक्सेस जो है वो उससे ज्यादा है, मतलब 50,000 रुपए से ज्यादा या 10% ऑफ द कंसिडरेशन से ज्यादा। मुझे कंसिडरेशन कितनी पे करनी पड़ी? 5 लाख रुपए पे करनी पड़ी, ठीक है। 5 लाख रुपए का 10% ले लो, 50,000 रुपए, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है अगर 5,50,000 रुपए से ज्यादा है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो कि मेरे केस में है बहुत ज्यादा है, मेरी केस में तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भाई 50 लाख रुपए है, अगर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज्यादा है, डिफरेंशियल जो है वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज्यादा है, तो जो भी भाई अमाउंट होगा एसडीवी का वो टैक्सेबल होगा मेरे हाथ में एज माय इनकम। सो द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी टैक्सेबल एज इनकम। अब बात एक ध्यान रहे, ये जो 50,000 है ये कोई एग्जेम्पशन नहीं है, माने ये वाली जो 50,000 रुपए है ये वाली इनकम मेरी कोई माइनस नहीं होगी, मतलब पूरी की पूरी इनकम, एग्रीगेट इनकम टैक्सेबल होगी एज इनकम, जो एग्रीगेट इनकम है, जो पूरी इनकम है वो टैक्सेबल होगी एज इनकम, मतलब 50,000 रुपए की कोई डिडक्शन मत लेना, 50,000 रुपए रिड्यूस मत करना, पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा भाई। अगर 50,000 से ऊपर गई वैल्यू पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, 50,000 रुपए की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ऐसा मत सोचना, ठीक है, ठीक है। और लास्ट आ जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है, देखो यहां पर एग्जांपल्स भी दिए हुए, शेयर, सिक्योरिटी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, ड्राइंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, बट इट डज नॉट इंक्लूड फर्नीचर एंड क्लोथ। फर्नीचर एंड क्लोथ इस कैटेगरी में नहीं आता, मतलब फर्नीचर एंड क्लोथ अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप किसी को महंगे महंगे कपड़े, गुच्ची,
प्राडा, अरमानी, इस तरह के कपड़े अगर आप भाई किसी को गिफ्ट करते हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आगे से अपनी बुआ जी को बोलना कि बुआ जी जब भी आपको मुझे कुछ गिफ्ट करना हो ना, वो भी 50,000 से ऊपर का, तो आप ये सब मत गिफ्ट करना, कोई गोल्ड या ज्वेलरी या पैसे मत गिफ्ट करना, आप मुझे अच्छे अच्छे फैंसी महंगे महंगे कपड़े दिला देना, वो फ्री हो जाएंगे, वो टैक्स फ्री रहेंगे, उसमें मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मुझे फर्नीचर दिला देना, उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, शाणपति मत खेलना। फर्नीचर जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं लगो कि उसमें डायमंड्स लगे हुए हो, ठीक है, और क्लोथ भी जो होने चाहिए वो ऐसा नहीं हो कि उसमें सोने के तार लगे हुए हो। अगर वो होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। हमने पढ़ा था पहले ही अपनी क्लास में कैपिटल गेन के कि अगर फर्नीचर और क्लोथ जो पर्सनल इफेक्ट होते हैं, अगर उनमें तुम सोने की चीजें डलवा दो या कोई भाई डायमंड जड़वा दो तो फिर वो भाई टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाता है। उसके अलावा अगर आप मतलब कुछ भी दोगे तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो बुआ जी को बोल देना, बुआ जी आप मेरे को महंगे महंगे कपड़े गिफ्ट कर दो, फर्नीचर गिफ्ट कर दो, टैक्स फ्री होगा, मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात। नालायक। हुज एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ऊपर होनी चाहिए मूवल प्रॉपर्टी की, और रिसीव्ड होनी चाहिए विदाउट कंसिडरेशन, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी एज इनकम इन द प्रीवियस ईयर। और अगर मूवल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन है, मतलब कंसिडरेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, अगर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन है मूवल प्रॉपर्टी का, तो सच कंसिडरेशन इज लेस देन एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू बाय 50,000 रुपीज से भी भाई कंसिडरेशन कम है, मतलब जो गिफ्ट है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी लेस द कंसिडरेशन पेड, जो कंसिडरेशन पे किया है वो शैल बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, आपका इनकम बन जाएगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। हाँ मनीष, जो कंसिडरेशन एक्चुअली पे किया वो तो माइनस करेंगे। मैंने बोला 50,000 माइनस नहीं करेंगे, जो 50,000 की लिमिट है वो माइनस नहीं करेंगे। अगर 50,000 से एक्सीड हो गया पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, कंसिडरेशन जो हुआ वो तो माइनस करेंगे। सर अगर कोई गिफ्ट रिसीव करता है अलग अलग लोगों से तो वह एग्रीगेट में 50,000 से ऊपर हो तो टैक्स लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। अंकिता का बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल लग जाएगा। डायमंड लगा हुआ फर्नीचर कौन बुआ गिफ्ट करेगी? अरे बुआ का तो हम एग्जाम्पल लेते हैं नालायक, ये थोड़ी मैं बुआ को भी वो थोड़ी कर रहा हूं, वो तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं गिफ्ट का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो कोई भी गिफ्ट कर सकता है और कोई नहीं भी कर सकता। अब कौन ये गोल्ड और सिल्वर, ये महंगी महंगी चीजें कौन गिफ्ट करता है एक दूसरे को? कोई भी नहीं करता। तो एग्जाम्पल है, बस लॉ समझा रहे हैं तुम्हें। सर गुच्ची कहाँ और 10 रुपए की चॉकलेट कहाँ? वो बस 100 रुपए दे देती है। नालायक, बेकार की बातें करा लो बस। मतलब काम की बातें छोड़ो सर, आप बेकार की बातें करा लो। चलो अब एक्सेप्शन पढ़ते हैं भाई। ये सेक्शन कहां कहां अप्लाई नहीं होगा? मैंने तुम्हें बताया था जहां वाजिब चीज होगी, जहां कुछ जेन्युइन चीज होगी, वहां वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, तो गिफ्ट टैक्स अप्लाई नहीं होता। कोई भी सम और कोई भी प्रॉपर्टी मिले, अगर इन लोगों से मिलेगी तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता भाई। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी गिफ्ट मिले किसी रिलेटिव से तो गिफ्ट टैक्स उस पर नहीं लगता, आपको उस इनकम पे टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी रिलेटिव से कोई भी कैश मिले या कोई भी प्रॉपर्टी मिले, रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल के केस में आपका स्पाउस, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, आपके स्पाउस का ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो आपके पेरेंट्स हैं उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, मामा मामी, मामा और मौसी, ठीक है, आपके पेरेंट्स के जो ब्रदर सिस्टर हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर कौन हुआ? बुआ, ठीक है, मेरे पापा की सिस्टर, और मेरे पापा का ब्रदर ताऊ जी और चाचा जी, ठीक है, वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। और आपकी मदर के ब्रदर मामा जी, और आपकी मदर की सिस्टर मौसी जी, तो ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। एनी लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के जो लीनियल असेंडेंट है, मतलब इंडिविजुअल के बच्चे और इंडिविजुअल के पेरेंट्स, ठीक है, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, मतलब आपकी वाइफ के पेरेंट्स, आपकी वाइफ के किड्स, आपकी वाइफ के पेरेंट्स मतलब आपके सास ससुर, उनसे भी कोई गिफ्ट मिले टैक्स फ्री होता है भाई, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। स्पाउस ऑफ पर्सन रेफर टू इन क्लास 2nd to 6th, तो 2nd to 4th में, ये 2nd to 4th में इनके जो भी स्पाउस होंगे उनसे भी अगर कोई गिफ्ट मिले तो वो भी भाई टैक्स फ्री माना जाएगा। तो बहुत एक्सपेंसिव डेफिनेशन है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। मौसी मामा बिल्कुल, चाचा बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। तो इन सब से अगर आपको गिफ्ट भी मिलेगा तो भी भाई
कोई टैक्स आप पे नहीं लगेगा, चाहे जितना भी, चाहे करोड़ों रुपए का गिफ्ट है, अगर रिलेटिव से मिल रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ऐसा कहती है। अच्छा, इन केस ऑफ HUF, अगर HUF है आपकी, तो एनी मेंबर, कोई भी उसका मेंबर है, वो अगर HUF को गिफ्ट देता है, HUF उसको गिफ्ट देता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, BOI, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। मैंने आपको बताया कोर्ट का ये डिसीजन है भाई कि जो गिफ्ट एक्सचेंज होता है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से होता है, और एक पार्टनरशिप फर्म का कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं हो सकता किसी के साथ। कंपनी का नेचुरल लव एंड अफेक्शन, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन ही नहीं है, ठीक है। तो इनके अलावा कोई भी अगर गिफ्ट एक्सचेंज करेगा तो टैक्स लगेगा। तो रिलेटिव की डेफिनेशन काफी एक्सपेंसिव है। हाँ सर, तो दहेज में भी तो हमारी वाइफ के ही मम्मी पापा हमें दहेज देते हैं। हे भगवान, रोहित शर्मा तुम ना अपने पापा के मेरे से बात कराओ, ठीक है। मैं जरा उन्हें बताऊंगा कि नालायक आपका बेटा क्या क्या सोचता है, उल्टी सीधी बातें जो सोचता है ना, मैं सारी उन्हें बताऊंगा। और जब तुम्हारी शादी भी होने वाली हो ना, तो लड़की से एक बार मुझे मिलवा देना पहले, मैं उससे बता दूंगा तुम्हारे जो गंदे गंदे ख्याल है ना इन सब चीज़ों के बारे में, सब बता दूंगा। नालायक, गिफ्ट के नाम पे दहेज, ड्यू टू इट्स आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस। ये अविशा, वो आर्टिफिशियल होता है ना, इसलिए उनका भाई गिफ्ट एग्जाम नहीं होता और किसी का, ठीक है। वेरी गुड। अब और क्या और है भाई, ओकेजन ऑफ मैरिज। अगर आपकी मैरिज है और मैरिज पे आपको गिफ्ट मिलता है किसी थर्ड पार्टी से, देखो रिलेटिव से मिलता है तो कभी भी मिल जाए तो टैक्स फ्री है। किसी थर्ड पार्टी से भी जो नॉन रिलेटिव है, अगर उस पे आप मैरिज के ओकेजन पे अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर आपकी मैरिज है और आपको गिफ्ट मिल रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को जो गिफ्ट मिलते हैं मैरिज पे वो टैक्स फ्री होते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता। अंडर अ विल, विल मतलब वसीयत, ठीक है। किसी वसीयत में या इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस भी वही कहते हैं भाई, जब कोई वसीयत नहीं बना के जाता तो इनहेरिटेंस मिलते हैं भाई। ग्रैंडफादर के जो एसेट्स हैं वो फादर को मिलते हैं, फादर के सन को मिलते हैं, सन के उसके सन को मिलते हैं। तो जो भी इनहेरिटेंस है उनको भी जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और द डोनर, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और द डोनर। कंटेम्पलेशन मतलब एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन की डेथ होने वाली है, ठीक है, वो अपने लास्ट स्टेज पे है, वो अपने डेथ पे है भाई, और वो कहता है कि मैं अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है वो भाई मैं किसी के नाम डोनेट करना चाहता हूँ, मैं किसी को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तो डेथ होने वाली है। अब मेरी जब डेथ होने वाली है तो फिर भाई मेरी प्रॉपर्टी मैं किसी और के नाम देना, मैं किसी और को देना चाहता हूँ, ठीक है। सो अगर एक्सपेक्टेशन है किसी की डेथ होने वाली है और वहां वो अपनी प्रॉपर्टी, जो डोनर है या पेयर है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना चाहता है, उस पर गिफ्ट नहीं लगता भाई, उस पर टैक्स नहीं लगता। मतलब अगर थर्ड पार्टी है, ठीक है, और थर्ड पार्टी आपको कहे कि भाई मैं तो जा रहा हूं इस दुनिया से, आप भाई मेरी प्रॉपर्टी, जैसे कितनी बार सुनने में आता है ना कि भाई जो लोग होते हैं वो उनके बच्चे उनसे लड़ते हैं, है ना, तो वो अपनी प्रॉपर्टी सारी अपने नौकर के नाम कर जाते हैं। ऐसा होता है ना कई बार, क्योंकि नौकर ने उनकी सेवा करी होती है, आखिरी मोमेंट पे बच्चे लड़ाई करते रहते हैं, है ना। तो जो नौकर को गिफ्ट मिला और उनके जीते जीते मिल गया, ठीक है, उन्होंने कहा ये सारी प्रॉपर्टी आज से तेरे नाम है, जीते जीते मिल गया, ठीक है, जी रहा है वो, और उसको गिफ्ट भाई नौकर को कर दिया, लेकिन उस पर्सन की डेथ होने वाली है जो डोनर है, ठीक है, तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को टैक्स फ्री अज्यूम करते हैं, दैट इज टैक्स फ्री, ठीक है। सर बोल तो ऐसे रहे हो जैसे उन्होंने नहीं लिया था। नालायक, अभी अभी मेरी शादी कहाँ हुई है? हैं, मैं तो तुम्हारी एज का हूं, तुम्हें पता नहीं है? तुमसे 6 महीने छोटा हूं, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम्हें तो शादी नहीं हुई, दहेज वहेज की बात कहां से आ गई? नालायक। नालायक हर्ष कंजानी, बहुत मारूंगा मैं तुमको, ठीक है, नालायक। सो अगला क्या है? अगला है कोई लोकल अथॉरिटी से अगर हमको कोई भी गिफ्ट मिलता है ऑन ओकेजन ऑफ एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी से अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, कोई भी, कई बार क्या होता है जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है ना, जब भी कोई भाई तूफान आया, बाढ़ आई, तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटी है, जो पीड़ित होते हैं उनको 1-1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जैसे कोई भी भाई भूकंप आता है कहीं पर, घर किसी के टूटते हैं, तो गवर्नमेंट भाई डिक्लेयर करती है कि हम सबको 1-1 लाख रुपए पीड़ितों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो भी गिफ्ट होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, लोकल अथॉरिटी की तरफ से होगा, वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो टैक्स फ्री होगा। तो फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, अगर लोकल अथॉरिटी से कोई भी गिफ्ट मिलता है दैट विल बी टैक्स फ्री, उस पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। फ्रॉम बाय एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अंडर सेक्शन 1023C। तो जो अप्रूव्ड लोग होते हैं, जो भाई खुले ही इसलिए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन खुली ही इसलिए हैं कि वो किसी की मदद कर सकें, है ना, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो जो
काम ही ऐसा करते हैं जो लोगों की मदद करे, है ना, और वो किसी भी तरह का गिफ्ट अगर लोगों में बांटते हैं, जैसे आपने सुना होगा कई संस्थान होते हैं जो महीने का राशन लोगों गरीब लोगों में बांटते हैं, कई संस्थान होते हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट गिफ्ट करते हैं। भाई मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी है, उदयपुर की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नारायण सेवा संस्थान, है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो लोगों का पैर खराब हो जाता है, पैर कट जाता है, उनको आर्टिफिशियल पैर डोनेट करती है, उन लोगों को, तमाम लोगों को उनके ऑपरेशन कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो गिफ्ट देते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो गिफ्ट देते हैं किसी भी लोगों को, तो वो टैक्स भाई उस पर नहीं लगता, क्योंकि ये खुद चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1023 में रजिस्टर्ड है। ये अगर किसी को भी गिफ्ट देंगे तो भाई उन पे टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली 12A और 12AA ये हैं स्पेसिफिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, ट्रस्ट है ये, और ये भी अगर किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो फिर भाई वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 12A और 12AA में उनका लाइसेंस मिला हुआ है, उनको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, तो नो टैक्स विल बी एप्लीकेबल। फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड एस्टैब्लिश्ड सोली फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये बड़ा एक यूनिक चीज है भाई, आपने फिल्मों में ये चीज देखी होगी। रेलवे एक्सीडेंट ड्यूरिंग कोरोना, यस अंकिता बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, यस। चलो अब ये है भाई ट्रस्ट, ये तुमने फिल्मों में कई बार देखा होगा, ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है। ट्रस्ट मतलब जैसे मान लो कोई माइनर है, ठीक है, दो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं उनका एक छोटा सा बच्चा है जो माइनर है अभी, ठीक है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ को कोई क्रिटिकल इलनेस हुई है, उन्हें एक ऐसा डिजीज हुआ है जो नॉन क्योरेबल है, जो क्योर नहीं हो सकता, और उन्हें पता है कुछ सालों में हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं अभी तो हमारा बच्चा माइनर है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी संभालने के अभी लायक नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मिलकर एक ट्रस्ट बना देते हैं, इसे बोलते हैं ट्रस्ट, और अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वो बच्चे का जो मामा है, ठीक है, उसको ट्रस्टी बना देते हैं, और वो कहते हैं जब ये बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो ट्रस्ट सारी की सारी प्रॉपर्टी इस बच्चे को गिफ्ट कर देगा, ट्रस्ट सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चे को दे देगा, तो इसे बोलते हैं ट्रस्ट, ठीक है। अगर इस तरह का ट्रस्ट है और ट्रस्ट इस इंडिविजुअल को भाई कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ट्रस्ट की, तो वो भी गिफ्ट की तरह टैक्स नहीं होगी भाई, वाजिब सी बात है, ये तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो गिफ्ट की तरह टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रस्ट। बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ पार्शियल और टोटल पार्टीशन कवर्ड अंडर 47(1), तो जो भी टोटल पार्टीशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या पार्शियल पार्टीशन होता है, जैसे एचयूएफ का पार्शियल पार्टीशन हुआ या किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्टीशन हुआ, उस समय जो उसके मेंबर्स को भाई प्रॉपर्टी का कुछ कुछ हिस्सा दिया जाता है, वो गिफ्ट की तरह टैक्स नहीं होगा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर कवर्ड अंडर 47 सेक्शन, तो दो कंपनीज अमलगमेट हुई, डीमर्ज हुई, उनमें भी जो भाई एसेट्स का लेन देन होगा वो गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी बहुत प्रिस्क्राइब्ड केसेस हैं जहां पर गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। मोहम्मद रियान कह रहा है मामा जी ने मामा बना दिया तो नालायक, कोई मामा जी मामा नहीं बनाएंगे, लेकिन होता है भाई ऐसा, ट्रस्टीज जो होते हैं ना वो कई बार घपला कर जाते हैं, ऐसा बहुत सारे केसेस सामने आए हैं कि एक ट्रस्ट बनाई गई किसी के बेनिफिट के लिए और जो ट्रस्टीज हैं वही पैसा खा गए, ऐसा केस सामने आया, लेकिन हमें ऐसे कोई केस में अंदर नहीं जाना, ठीक है। सर व्हाट अबाउट डोनेशंस फॉर समवन हु इज इल, अगेन डोनेशन यहां पर कवर होंगी, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1023C और 12A और AA में कवर्ड है तो वो कोई भी डोनेशन दें टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हैं एक्सेप्शंस, इन एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सारे गिफ्ट भाई टैक्स होंगे, जितने भी गिफ्ट हैं वो सारे के सारे हमारी टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएंगे, ठीक है सर, बात समझ में